की। किसकी बात करेंगे? OSI मॉडल की। ठीक है, तो OSI मॉडल समझने से पहले हम आपकी स्टोरी सुनाते हैं कि कम से कम स्टोरी याद हो जाए। ठीक है, तो वो स्टोरी क्या है, क्योंकि उसी के स्टोरी से ही आपको पता चलेगा तो काम कैसे कर रहा है OSI मॉडल। एक हमारी कंपनी है, यानी मेरी भी हो सकती है, आपकी भी कंपनी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि मेरी ही है। उस कंपनी में अलग अलग डिपार्टमेंट है और वहाँ पे अलग अलग काम करने वाले हैं। आपको बनानी नहीं है, सिर्फ समझनी है, जो बनाना होगा मैं बोलूँगा। ठीक है, सबसे पहले टॉप पे एक हमारी जो डिपार्टमेंट है और उस डिपार्टमेंट में जो सीनियर है उनका नाम है अरुण। क्या नाम है? अरुण। ठीक है, उनके लिए जो डिपार्टमेंट में उसमें जो सीनियर है उनका नाम है पवन। ठीक है, उनके नीचे जो डिपार्टमेंट में उसमें जो सीनियर है उनका नाम है सीमा। ठीक है, इनके नीचे जो डिपार्टमेंट में उसमें सीनियर जो है वो है तनवीर। ठीक है, उनके जो नीचे काम करने वाले हैं उनका जो डिपार्टमेंट है उसमें जो सीनियर है उनका नाम है नवीन। ठीक है, उनके जो नीचे डिपार्टमेंट है उसमें जो सीनियर है उनका नाम क्या है? दीपक। ठीक है, उनके जो नीचे काम करने वाले हैं उनका जो सीनियर है, यानी एक पिन भी कर ले कि चलो ऑफिस पियून भी है। समझ आ रहा है? कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। एक्चुअली OSI क्यों बनाया गया था और इसका काम क्या था, इसमें कितने लेयर्स थे, ये पहले समझते हैं, फिर इस स्टोरी को समझ लेंगे। ठीक है, OSI बनाने का पर्पज क्या था? ठीक है, OSI डेवलप कब हुआ था? तो OSI डेवलप जब हुआ था तो उसका 2 डेट देखने को मिलता है, एक 1980 और एक 1972। लेकिन मोस्टली डेट कौन सा देखने को मिलेगा? 1982। ठीक है, OSI जो डेवलप हुआ था 1982 में हुआ था और इसका डेवलप करने का पर्पज क्या था कि अलग अलग वेंडर जो थे, अलग अलग वेंडर का मतलब कि जो अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप करते थे वो आपस में कम्युनिकेशन नहीं करते थे। अगर हमारे पास विंडोज का पीसी है तो सिर्फ विंडोज से ही कम्युनिकेशन हो पाता था, अगर वहीं पे लिनक्स का पीसी लगा दे तो कम्युनिकेशन नहीं हो पाता था। अगर मैकबुक है और वहां पे विंडोज के पीसी से कम्युनिकेशन कराए तो कम्युनिकेशन नहीं होता था। अगर आपका लिनक्स और मैकबुक कराया जाए तो भी कम्युनिकेशन नहीं होता था। अगर मैक टू मैक है कम्युनिकेशन इजीली होता था, लिनक्स से कम्युनिकेशन इजीली होता था, विंडोज टू विंडोज है कम्युनिकेशन इजीली होता था। तो कंपनी को सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये देखी कि आने वाले टाइम में लोग एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंड नहीं होंगे। हो सकता है आपको मैक पसंद हो सकता है मुझे विंडोज पसंद हो सकता है आपको लिनक्स पसंद हो, यानी आपकी मर्जी आप लिनक्स चलाओ, मेरी मर्जी मैं विंडोज चलाओ, इनकी मर्जी ये मैक चलाए। लेकिन अगर कंपनी के अंदर कम्युनिकेशन कराना है तो फिर पॉसिबल है? पॉसिबल है? कैसे पॉसिबल है? क्योंकि वो मना कर रहा है कि एक से एक ही होगा, विंडोज टू विंडोज, लिनक्स टू लिनक्स और मैक टू मैक। अब हमें क्या करानी है? विंडोज टू मैक और मैक टू लिनक्स करानी है। तो इनके बीच में कम्युनिकेशन कराने के लिए जो डेवलप करते थे उन्होंने एक डिवाइस डेवलप की जिसका नाम क्या रखा था? गेटवे। क्या नाम था उसका? गेटवे। यानी गेटवे से ही कम्युनिकेशन होता था। अगर गेटवे नहीं है तो डिफरेंट वेंडर अपने में कम्युनिकेशन नहीं करते थे, यानी आपस में वो कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे थे। अगर डिफरेंट वेंडर को आपस में कम्युनिकेशन कराना है तो हमें एक डिवाइस कौन सी लगानी पड़ती थी? गेटवे। यानी विदाउट गेटवे कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं था। तो कंपनी वालों ने ये देखा कि आने वाले टाइम में अगर हमारे पास 50 वेंडर है, यानी 50 इंप्लॉई है और अलग अलग वेंडर यूज कर रहे हैं, कोई लिनक्स यूज कर रहा है, कोई मैक यूज कर रहा है, कोई विंडो, तो हमें सबके लिए क्या लेना पड़ेगा? गेटवे लेना पड़ेगा। तो हमारे लिए काफी कॉस्टली है ये, तो है ना। तो इसकी प्रॉब्लम की सोल्यूशन के लिए ISO के पास चले गए। किसके पास? ISO। ISO एक संस्था है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो अप्रूवल देती है, जो आपकी प्रॉब्लम को सोल्यूशन देती है। जैसे मैं कहूँ कि अगर खाने पीने वाली सामान है, अगर उसको परचेज करना है उसको अप्रूवल कौन देता है कि आप इसको फंसी कहता क्या है कि अगर जिस पे ये अप्रूवल है मतलब वो खा सकते हैं, वो क्या है? सेफ है। अगर नहीं है तो वो सेफ नहीं, उसको अप्रूवल नहीं है। वैसे ही अगर कोई भी कम्युनिकेशन वाली प्रॉब्लम होती थी, कोई भी डिवाइस की बात आती थी तो उसको अप्रूवल कौन देता था? ISO। ठीक है, तो ये जो बड़ी प्रॉब्लम है इसकी सोल्यूशन के लिए सारे वेंडर किसके पास चले गए? ISO के पास। और ISO से अपनी प्रॉब्लम बताई
कि मेरे पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि डिफरेंट वेंडर आपस में कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे। तो आईएसओ ने ये कहा कि ठीक है, हमें कुछ टाइम दीजिए, हम इसका सोल्यूशन आपको देते हैं। ठीक है, कुछ टाइम बाद इसकी सोल्यूशन निकाली गई और सोल्यूशन में क्या बनाया गया, ओएसआई मॉडल। क्या बनाया गया? आप ओएसआई मॉडल को ओएसआई लेयर बोलते हैं, ओएसआई मॉडल भी बोलते हैं, ओएसआई रेफरेंस मॉडल भी बोलते हैं, ओएसआई रेफरेंस लेयर भी बोलते हैं। लेकिन बात किसकी हो रही है? सिर्फ और सिर्फ ओएसआई की हो रही है। ठीक है, जब ये डेवलप हुआ तो सारे वेंडर को बुलाया गया और बताया गया कि हमने एक सोल्यूशन निकालना है, लेकिन वो सबको करना पड़ेगा। अगर कोई भी एक वेंडर फॉलो नहीं करेगा तो वो इस नेटवर्क में कम्युनिकेशन नहीं कर पाएगा। तो सबने कहा सोल्यूशन क्या है? तो उन्होंने कहा कि एक हमने लेयर डेवलप किया है, यानी एक मॉडल डेवलप किया है जिसको हम क्या बोलते हैं, ओएसआई लेयर, यानी ओएसआई रेफरेंस मॉडल बोलते हैं। उसके अंदर 7 लेयर है। कितने लेयर हैं? 7 लेयर है, और हर लेयर को आपको फॉलो करना है। अगर आप किसी भी एक लेयर को फॉलो नहीं करते तो कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं। तो उन्होंने क्या किया, कौन सी लेयर है? तो उसकी 7 लेयर है। तो 7 लेयर है, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क और डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। तो हमने हर एक लेयर की पहले लेटर से हमने नेम लिख दिए। एप्लीकेशन का मतलब अरुण, प्रेजेंटेशन का मतलब पवन, सेशन का मतलब सीमा, ट्रांसपोर्ट का मतलब तनवीर, और नेटवर्क का मतलब नवीन, और दीपक, डेटा लिंक लेयर का मतलब दीपक, और फिजिकल का मतलब पीयून। कि आपको ये आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, कि क्योंकि आईएसओ ने क्या कहा कि हर लेयर का काम क्या है, अलग अलग है, उनका नेम भी डिफरेंट है और काम भी अलग अलग है, लेकिन ये लेयर सबको फॉलो करना पड़ेगा। तो हमने नेम भी अलग कर दिए और डिपार्टमेंट भी अलग कर दिए, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो कैसे काम करता है तो ये समझे। जो अरुण जी जो सबसे टॉप है, इन्होंने एक 100 पेज का लेटर लिखा। कितने पेज का? 100 पेज का। और जो लेटर इन्होंने लिखा इंग्लिश में लिख दिया। किसका? इन्होंने इंग्लिश में। ये लेटर क्यों लिखा? कि इनको दूसरी कंपनी में सेंड करनी थी, भेजनी थी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये मेरा पीसी है और इस पीसी से क्या कर रहा है, कम्युनिकेशन। इस पीसी ने क्या किया, इनको लेटर लिखा और भेजा। यानी इस पीसी ने क्या फॉलो कर रहे हैं, ओएसआई मॉडल, और ये भी क्या फॉलो कर रहे हैं, ओएसआई मॉडल। ठीक है, तो अरुण जी यानी इस कंपनी के अंदर है, और अरुण जी ने सबसे पहले क्या लिख दिया, 100 पेज का लेटर दूसरी कंपनी में भेजने के लिए। और वो किस में लिख दिया, उन्होंने इंग्लिश लिख दिया। और ये हैंड ओवर किसको कर दिए, पवन को, कि पवन जी आप ऐसा करें, ये 100 का लेटर है, इसको दूसरी कंपनी में भेजना, ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, लीक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, पवन जी ने क्या देखा कि जिस कंपनी में भेज रहे हैं उस कंपनी में जो वहां पे हेड है उनको इंग्लिश नहीं आता, उनको इंग्लिश नहीं आता, उनको क्या आता है, हिंदी आता है। तो पवन जी ने उस जो 100 पेज की लेटर थी उसको हिंदी में कन्वर्ट कर दिए। किसमें कर दिया इन्होंने, हिंदी में। ठीक है, हिंदी में कन्वर्ट करने के बाद ये लेटर किसको हैंड ओवर कर दिए, सी को। सीमा का इस काम में, इस कंपनी में काम क्या था, मीटिंग फिक्स कराना, अपॉइंटमेंट फिक्स कराना। ठीक है, इन्होंने देखिए 100 पेज का लेटर है, पवन ने इनको क्या बोला कि ये अरुण जी ने लेटर दिया है, ये 100 पेज का लेटर है, इसको तेरी कंपनी में भेजनी है, आप उनसे बात कर लो। ठीक है, सीमा ने तुरंत किया, कॉल किया उनको और उन्होंने बात की। इन्होंने क्या बोला कि मेरा एक बंदा जाएगा, 100 पेज का लेटर लेकर जाएगा, इस डेट को जाएगा, इस टाइम तक पहुंच जाएगा, उसका नेम ये है। ठीक है, किसने बता दिया, सीमा ने। अब ये लेटर कहाँ पे दे दिया, हैंड ओवर कर दिया इन्होंने तनवीर के पास। अब तनवीर का काम क्या है कि उस कंपनी में ट्रांसपोर्ट का काम देखना, नहीं ट्रांसपोर्टेशन कराना, यानी भेजना सामान को। ठीक है, अब ये लेटर तनवीर के पास गया, तनवीर ने ये देखा कि इसको भेजना कैसे है। इससे पहले तनवीर के पास 2 सर्विस अवेलेबल है जिसके थ्रू वो भेज सकते हैं, एक पोस्ट ऑफिस की सर्विस और एक ब्लू डॉट की सर्विस। अब इन्होंने देखा ये लेटर है, हम ऐसा करते हैं इसको पोस्ट ऑफिस से भेज देते हैं। किससे भेजते हैं हम इसको, पोस्ट ऑफिस से भेज देते हैं। अब तनवीर का काम सिर्फ यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का नहीं है, बल्कि और भी काम इसके अंदर था। क्या क्या काम था, कि डेटा को देखना कि डेटा कितनी बड़ी है, उसके अकॉर्डिंग डेटा को डिवाइड कर देना, यानी सेगमेंट में चेंज कर देना। और जैसे डिवाइड किया, सेगमेंट कर दिया, उस पर सीक्वेंस नंबर भी लगा देना, यानी उस पर नंबरिंग भी लगा देना। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि ये पोस्ट ऑफिस से भेजनी है, वो 100 पेज की लेटर है, तो 100 पेज ज्यादा हो गया। तो उन्होंने क्या किया, अगर ऐसा है कि अगर 100 पेज में भेजता हूं, अगर बीच में कोई प्रॉब्लम होता है या पैकेट्स गिर जाते हैं तो पूरे 100 के 100 पेज हमारे बर्बाद हो जाएंगे। हमें फिर से 100 के 100 पेज टाइप करने पड़ेंगे, लिखने पड़ेंगे। तो इन्होंने क्या कर दिया, 25-25 में डिवाइड कर दी। यानी इन्होंने क्या कर दिया, 25 का 1, 25 का 2
25 का 3 और 25 का 4। 25 का ही डिवाइड किया, पर नीचे क्या लगा दिया, सीक्वेंस नंबर लगा दिया। यानी 25 का 1, 25 का 2, 25 का 3, 25 का 4, 100 पेज हो गया है ना। अरे सेगमेंटेशन भी कर दिए, सीक्वेंस नंबर भी लगा दिया, डिसाइड भी कर दिया कि किससे जानी है, ये पोस्ट ऑफिस से जानी है। किससे जानी है आपकी, ये पोस्ट ऑफिस से। किसने डिसाइड किया ना, तनवीर ने। और डिसाइड करने के बाद ये पैकेट किसको हैंड ओवर कर दिए, नवीन को। और नवीन का यहाँ पे काम है बेस्ट पाथ बताना। क्या काम है, रास्ता बता कि जाना किधर से है। और यहाँ पे क्या लगाना है, सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस मेंशन करना, यानी टू और फ्रॉम वाली एड्रेस लगाना। क्लियर है। तो नवीन ने ये देखा कि 25 की लेटर आई है, 25 जाना कहाँ पे, इन्होंने तुरंत क्या मेंशन कर दी, एड्रेस। क्या लगा दिया यहाँ पे, एड्रेस लगा, सोर्स और डेस्टिनेशन का। क्लियर है। और उसके बाद बताया कि ये जो किड जा रहे हैं ये किस रास्ते से जाएंगे, क्योंकि सर्विस तो पहले से फिक्स हो गई कि पोस्ट ऑफिस से जा रहा है, पर पोस्ट ऑफिस से जाएगा किस रास्ते से, किसने डिसाइड लिए, नवीन ने। और सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस भी लगा दिए। लगाने के बाद ये किसके पास हैंडओवर हो गया, दीपक के पास। अब यहाँ पे दीपक का काम क्या है, डेटा को चेक करना, डेटा को डिडक्ट करना, कि डेटा जो हमारे पास आई है, जो हमारे पास पैकेट आए हैं, कितने पैकेट्स हैं। और कोई ऐसा तो नहीं है जो पैकेट खुला है, कोई ऐसा तो नहीं है जिसपे सीक्वेंस नंबर नहीं लगा है, कोई ऐसा तो पैकेट्स नहीं है जिसपे सोर्स और डेस्टिनेशन नहीं है। ये सारे कौन चेक कर रहे हैं, दीपक चेक कर रहे हैं। और अगर सब कुछ क्लियर है तो किसको हैंडओवर करना, पीयून को। सब कुछ इतना चेक क्यों कर रहे हैं, कि हो सकता है पीयून किस मिला है और डॉक्यूमेंट क्या इंपॉर्टेंट है, रास्ते में क्या कर दे, एक्सचेंज कर दे। तो पूरी चेक करना कि ये है या नहीं। उसके बाद हैंडओवर किसको करना, पीयून को करना। अब पीयून काम क्या है, सिर्फ इस डेटा को लेकर जाना। क्या काम है, इनको लेकर जाना। अब इनके ऊपर डिपेंड करता है कि इनको कौन सी सर्विस दी गई है, साइकिल दिया गया है, बाइक दिया गया है, या 4 व्हीलर गाड़ी है, या बस लेकर जाएंगे, या बाई ट्रेन लेकर जाएंगे, या बाई मेट्रो लेकर जाएंगे, या बाई फ्लाइट लेकर जाएंगे। ये डिपेंड किसके कर रहा है, पियून के ऊपर। ठीक है। अब इस पियून ने क्या किए कि पैकेट उठाया और पैकेट को कहाँ पे लेकर चले गए, दूसरी कंपनी में। कहाँ पे लेकर चले गए, तो चलो जी हम दूसरी कंपनी भी बना लेते। इतना आसान होता कंपनी बनाना तो कितना अच्छा होता है ना, है पैसा ही पैसा हो जाता। फिर देखो कितनी जल्दी हमने बिल्डिंग बना दी, डिपार्टमेंट भी दिए, हो गया। अब इस कंपनी में भी क्या है, आपके अरुण जी है, यानी सारे फॉलो कर रहे हैं लेयर को। इसमें भी क्या है, आपके पवन है, इसमें भी क्या है, आपकी सीमा जी है, इसमें भी आपके तनवीर है। नहीं अभी नहीं, अगले टाइम लिखेंगे। इसमें भी आपके क्या है, नवीन है? हाँ। यहाँ पे क्या है, आपके दीपक है। और यहाँ पे भी कौन है, आपके एक पियून भी है। पैकेट कहाँ से आया, पियून से कहाँ पे चला गया, पियून के पास। ठीक है। पैकेट कहाँ से आई, पियून से। और कहाँ किसने रिसीव किया, पियून ने। ठीक है। पियून ने कहा कि एक पैकेट आया है, अपने ऊपर ले जाकर हैंडओवर कर दिया कि जी एक पैकेट आया है। अब दीपक ने क्या किया, चेक किया, पैकेट खुला तो नहीं है। जैसे आप कोई कोरियर करते हो, अगर आपके पास पैकेट खुला आएगा तो आप क्या करोगे, ले लोगे क्या, नहीं चाहिए भाई साहब, मेरा पैकेट खुल कैसे गया, किसने खोल दिया। हो सकता है मैटर क्या हो, बीच में चेंज हो, यानी मटेरियल चेंज हो, रिसीव नहीं किया। तो दीपक ने क्या किया, सबसे पहले पैकेट चेक किया, पैकेट खुला तो नहीं है, सील्ड है, सब कुछ परफेक्ट है। पैकेट हैंडओवर कहाँ पे हो गए, नवीन ने देखा जी ठीक है अपना एड्रेस है, अपने ही एड्रेस पे आना था। किसके पास हैंडओवर कर दिए, तनवीर ने। अब तनवीर ने क्या देखा कि सीमा जी ने तो मुझे ये बताया था कि एक पैकेट आएगा, पर मेरे पास तो 4 पैकेट आ गए। पर इन्होंने क्या देखा कि इस पे सीक्वेंस नंबर लगाया। क्या देखा इन्होंने, सीक्वेंस नंबर लगाया। यानी पैकेट तो यही है, लेकिन इसको क्या कर दिया गया है, सेगमेंट कर दिया गया है, डिवाइड कर दिया गया। अब उन 4 पैकेट को मर्ज करके कितना बना दिया, 100 का एक बना दिया। और किसको हैंडओवर कर दिए, अब सीमा को क्या पता था कि एक ही पैकेट आएगा 100 का। इनको कितना पैकेट रिसीव हुआ, 100 का एक पैकेट रिसीव हुआ। इन्होंने किसको हैंडओवर कर दिया, पवन का। पवन का काम क्या था यहाँ पे, ट्रांसलेट करने का। क्या काम था यहाँ पे, ट्रांसलेट करना था। पवन जो अरुण जी थे, यानी पहले तो हिंदी इनको आता था, अब ये रातों रात क्या हो गए थे, चेंज हो गए थे। अब इनको हिंदी नहीं आ रही है, अब इनको क्या आ रही है, जर्मन आ रही है मान लो, या जापानीज मान लो।
अब पवन ने क्या किया, उनको जर्मन या जापानीज में चेंज किया और किसको दे दिया, अरुण को, और अरुण ने क्या कर लिया, उसको रिसीव किया और पढ़ लिया। ऐसे ही हम किसी को मेल करते हैं, ये सारे प्रोसेस होते हैं, और जब आपके पास आते हैं तो ये सारे प्रोसेस होते हैं, तभी आप मेल को पढ़ पाते हैं। समझ में आया? और आप इधर से मैसेज डाले टिक, उधर जाकर रिसीव हो गया टिक, आपने मेल पढ़ लिया। लेकिन उसके बीच में कितना प्रोसेस हुआ, ये सारे प्रोसेस किए, फिर आपके पास वो मेल रिसीव हुआ। आप जो लैंग्वेज जानते हैं आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। समझ में? इतना क्लियर है? यानी जब एक पीसी दूसरे पीसी से क्या कर रहा है, अगर लैंग्वेज नहीं आता तो चाइना में लिखा हुआ जाता है, आपने देखा होगा। अगर आपके सिस्टम में वो लैंग्वेज इंस्टॉल नहीं है तो चाइनीज में हो जाएगा, या कुछ और समझ में नहीं आएगा वो क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपके लैपटॉप में वो चीज़ें होना चाहिए, तभी वो चेंज करेगा उसमें, अगर नहीं है नहीं होगा। आपको तो अपने आप ही ऑटो डिटेक्ट होता है, ऑप्शन आ गया ऑटो का, ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, डिटेक्ट कर लेता है आप लिख क्या रहे हैं। आप हिंदी वाले वर्ड इंग्लिश में लिखते हो ना, उसको क्या बोलते, इंग्लिश, उसका नाम रख दिए इंग्लिश, है ना। तो जब आप इंग्लिश में लिखते हो ऑटो डिटेक्ट कर लेता है और इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देता है उसको, या हिंदी में चाहते हैं तो हिंदी में भी ट्रांसलेट कर देता है। ठीक है, अगर ये पीसी क्या कर रहा है, इस पीसी से कम्युनिकेशन, तो सारे प्रोसेस को क्या किया, फॉलो। अगर मैं कह रहा हूँ कि OSI सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो क्या यहाँ से डेटा इसके पास आ पाएगा, नहीं आ पाएगा ना। चलो अगर ये नहीं फॉलो कर रहा है तो क्या इसके पास डेटा आ पाएगा। चलो मैंने कहा कि तनवीर ही नहीं है, तो क्या डेटा इनके पास आ पाएगा, क्योंकि जब तक वो सर्विस नहीं देगा जाएगा कैसे। समझ में आया? चलो मैंने कहा नवीन नहीं है, तो क्या डेटा जा पाएगा, नहीं जा पाएगा ना। तो इसीलिए ISO ने क्या कहा कि हर वेंडर को हर लेयर फॉलो करना पड़ेगा, अगर एक भी लेयर उन्होंने छोड़ दिया तो कम्युनिकेशन नहीं होगा। लेकिन OSI का हर लेयर खुद पे डिपेंड है, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं है। खुद से डिपेंड का मतलब क्या हुआ कि मेरा काम है सोर्स और डेस्टिनेशन लगाना, तो मैं ही लगाऊंगा, आप नहीं लगा सकते। तो मैं अपने पे डिपेंड हूं ना, कि मैं ही लगाऊंगा, ये नहीं लगा सकते। क्लियर है? समझ में आया? अभी कितने लोगों को समझ में आ गया? समझ में आ गया? क्लियर है? पक्का? ठीक है, तो अब हम बात करते हैं टेक्निकल्स में और समझते हैं कैसे काम करता है। चलो, तो अब नेक्स्ट हेडिंग डालो, OSI मॉडल। हेडिंग डाला है आपने, या उसको OSI रेफरेंस मॉडल भी कहते हैं, या उसको OSI मॉडल भी कहते हैं, या OSI लेयर भी कहते हैं। तो आप जो लिखना है वो लिख सकते हो, लेकिन OSI लिखना जरूरी है। समझ में आ रहा है? और छोटी छोटी 4 पॉइंट है, ये 4 पॉइंट लिख लें। जो मैंने चीजें बताई वही चीजें इसमें लिखी हुई है। 1982 नहीं, 1984 है और 1974 है, याद रखना, मुझे इसको देखकर याद आ गया। 1974 ही बताया था, 1972 बताया नहीं, 1974 है और 1984 नहीं, 4 है वो भी। ठीक है, हाँ, 1984 और 1974 है। ठीक है, हाँ, तो ये याद रखना। हो गया? हो गया? कितने लेयर में डिवाइड है, 7 लेयर। क्या बता रहा है, ईच लेयर है डिफरेंट बट स्पेसिफिक प्रोसेसिंग फंक्शन। हर लेयर का काम क्या है, डिफरेंट है, उनका नाम भी क्या है, डिफरेंट है, उनका प्रोसेसिंग भी क्या है, डिफरेंट है, लेकिन एक दूसरे पे डिपेंड नहीं है। क्लियर है? लिख लिए? हो गया? चलो, अब वो लेयर कौन कौन से, 7 लेयर, तो ये है आपके 7 लेयर। ठीक है, पढ़ते हमेशा ऊपर से हैं लेकिन काउंट करते हैं नीचे से। एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, स्टेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक लेयर। अगर कोई पूछे कि लेयर 1 कौन सी है, तो फिजिकल लेयर है। लेयर 3 कौन सी है, तो नेटवर्क लेयर है। क्लियर है? ऊपर के जो 3 लेयर है, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, इसको हम अपर लेयर या सॉफ्टवेयर लेयर कहते हैं। जो ट्रांसपोर्ट लेयर है, इसको हटा OSI लेयर भी बोलते हैं। नीचे के 3 लेयर हैं, नेटवर्क, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर, इसको हम लोअर लेयर या हार्डवेयर लेयर कहते हैं। तो लिखें अब इसको और बना लें।
अब ट्रांसपोर्ट लेयर में देखते हैं एक्चुअल में जो टेक्निकल वर्ड है उसके पास कौन सी सर्विस है। तो आज एक एक करके हम समझेंगे। तो ये सारे लेयर आपने लिख लिया था। पहला हेडिंग क्या डाला था आपने, एप्लीकेशन लेयर। क्या डाला था आपने, एप्लीकेशन लेयर। यानी एक्चुअल में एप्लीकेशन लेयर का काम क्या है। यानी हमने स्टोरी में क्या समझा था कि यहाँ पे कौन थे आपके अरुण जी ने क्या किया था, 100 पेज का लेटर लिखा था। इससे क्या आपको पता चलता है कि यहाँ पे जो भी काम हो रहा है यानी कुछ ना कुछ लिखने पढ़ने का ही काम हो रहा है, यानी कुछ ना कुछ यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन की ही काम हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग क्या डालो आप, एप्लीकेशन लेयर। पहले समझ ले फिर आप लोग लिखना। ठीक है, पहले देख लिया क्या बताया एप्लीकेशन लेयर। थोड़ा सा मैं जूम भी कर देता हूँ प्रॉपर दिख जाए। ठीक है, एप्लीकेशन लेयर क्या बोला है कि एप्लीकेशन लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग नेटवर्क सर्विसेज टू द यूजर। एप्लीकेशन लेयर का काम क्या है कि जो यूजर है उसको नेटवर्क की सर्विस प्रोवाइड की जाए। एप्लीकेशन लेयर का काम क्या है कि जो यूजर है, यानी हम एक यूजर है, आप भी यूजर है, आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो आप यूजर है। ठीक है, यानी सबसे पहले एप्लीकेशन लेयर का काम क्या है कि यूजर को इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड की जाए। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है कि इट इज ऑल्सो नॉन एज डेस्कटॉप लेयर। इसको हम डेस्कटॉप लेयर भी कहते हैं। क्यों बोलते हैं इसको डेस्कटॉप लेयर, क्योंकि जो हमारा पीसी है वो एक डेस्कटॉप है, लैपटॉप भी हमारी डेस्कटॉप में ही आती है और पीसी भी क्या है आपकी डेस्कटॉप ही है। इसीलिए इस लेयर को हम क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप लेयर, क्योंकि हम जो भी काम कर रहे हैं अपने लैपटॉप और डेस्कटॉप पे कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए इस लेयर को हम किस नाम से जानते हैं, डेस्कटॉप लेयर के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद क्या बोल रहा है यहाँ पे कि आइडेंटिफिकेशन सर्विसेज इज डन यूजिंग पोर्ट नंबर। यानी जो भी इसके अंदर सर्विस चलती है उसको आइडेंटिफाई किसी की जाती है उसकी पोर्ट नंबर से, और पोर्ट नंबर से आइडेंटिफाई होने के बाद वो कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, और पोर्ट नंबर क्या बता रहा है कि पोर्ट नंबर आर एंट्री एंड एग्जिट टू द लेयर, यानी उस लेयर से एग्जिट वाली है और एंट्री वाली है। ठीक है, अगर मैं इस गेट से बाहर जाऊं, ये हमारे लिए गेट है, तो ये कौन सी गेट है, 003। तो हमें पता चल गया ना मैं 003 से, तो ये हमारा क्या हो गया, पोर्ट नंबर। वैसे ही कोई भी सर्विस हम यूज करते हैं तो उसके साथ साथ एक पोर्ट नंबर भी लगकर जाता है और उस पोर्ट से आइडेंटिफाई हो जाता है कि ये किसकी सर्विसेज है। अगर आप बाहर जाकर रिसेप्शन पे बोलो कि मैं 003 से एंट्री किया था और 003 से बाहर यानी एग्जिट गया था, तो उनको पता चल जाएगा कि आप सीसीएनए के क्लास में गए थे और सीसीएनए क्लास से ही बाहर आए। तो इससे आइडेंटिफाई हो गई कि हम सीसीएनए के क्लास में गए थे और सीसीएनए क्लास से बाहर आ गए, क्योंकि ये क्लास किसकी है, सीसीएनए की है, नेटवर्किंग की है। वैसे ही अगर हम कोई भी सर्विसेज अपने लैपटॉप और डेस्कटॉप में यूज करते हैं तो उसके साथ साथ क्या जाती है, पोर्ट नंबर, और उस पोर्ट नंबर से पता चलता है कि आप कौन सी सर्विस यूज कर रहे थे। अब सर्विसेज प्रोवाइड कौन कराता है, सर्विसेज हम यहाँ पे करते हैं, और एप्लीकेशन कौन कौन सी है, क्योंकि यहाँ पे पहले लिखा कि एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर का मतलब वो सॉफ्टवेयर, वो एप्लीकेशन जो आपकी इंटरनेट की यानी नेटवर्क की सर्विस प्रोवाइड कर रही है। तो कौन सी सर्विस है, गूगल क्रोम एप्लीकेशन है, मोजिला फायरफॉक्स एप्लीकेशन है, इंटरनेट एक्सप्लोरर ये भी क्या है आपकी एप्लीकेशन है, यानी ये भी एक सॉफ्टवेयर है। अगर मैं कहूँ थंडरबर्ड ये भी क्या है, एप्लीकेशन है। अगर मैं कहूँ जीमेल की, ये इसकी भी एप्लीकेशन आ रही है। अगर मैं कहूँ आउटलुक की, तो ये भी एक एप्लीकेशन है। लेकिन ये सारी क्या दे रही है, नेटवर्क की सर्विस प्रोवाइड कर रही है। क्या दे रही है, नेटवर्क की सर्विस दे रही है। तो एप्लीकेशन तो पता चल गया कि ये इस पे अगर हम काम कर रहे हैं मतलब एप्लीकेशन लेयर फॉलो कर रहे हैं। अगर इस पे हम काम कर रहे हैं मतलब एप्लीकेशन लेयर फॉलो कर रहे हैं। यानी मैं आउटलुक यूज कर रहा हूं तो भी एप्लीकेशन लेयर फॉलो कर रहा हूं, गूगल क्रोम यूज कर रहा हूं तो भी एप्लीकेशन लेयर फॉलो कर रहा हूं, मोजिला फायरफॉक्स यूज कर रहा हूं तो भी एप्लीकेशन लेयर फॉलो कर रहा हूं। लेकिन इसके बैकएंड में क्या चलती है, सर्विसेज। अब वो कौन सी सर्विसेज है तो इसको देखते हैं। क्रोम ओपन कर दिया यानी एप्लीकेशन यूज कर लिया, यानी लेयर 7 फॉलो कर लिया हमने। अब मैं एक सर्विस यूज करना चाहता हूं, जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया google.com। गूगल क्या है, हमारी सर्विस है ना, एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। पर क्या बता रहा है कि जो भी आप सर्विस यूज करते हैं उसके साथ क्या लग कर जाता है, पोर्ट नंबर। क्या लग जाता है, पोर्ट नंबर, एंट्री और एग्जिट के लिए। तो मैंने एंटर की प्रेस किया और गूगल ओपन हो गया, यानी हमें गूगल की सर्विस मिल गई। यानी मेरे साइड से पोर्ट नंबर लग कर गया होगा, उधर से भी पोर्ट नंबर लग कर आया होगा। तो क्या पोर्ट नंबर लग कर गया और क्या पोर्ट नंबर लग कर आया कैसे पता चलेगा। तो हमने सिर्फ क्या टाइप किया था, यहाँ पे सिर्फ गूगल टाइप किया था। क्या टाइप किया था, गूगल। अब इसके एड्रेस बार पर डबल क्लिक करोगे तो क्या दिख रही है, सर्विसेज। HTTP की सर्विस गई थी, किसकी सर्विस गई थी, HTTPS की। एक होती है HTTP और एक क्या होती है, HTTPS। पहले जो हमारी ब्राउजिंग के लिए सर्विसेज चलती थी वो HTTP चलती थी, लेकिन उसी को सिक्योर कर दिया गया, इसलिए वहां पे क्या लगा दिया गया, S। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो सर्विस आप यूज कर रहे थे वो HTTPS की थी, तो उसका पोर्ट नंबर क्या है, HTTPS का। तो सिंपल है, यहाँ पे टाइप करें HTTPS और क्या टाइप करते हैं यहाँ पे, पोर्ट नंबर। और पोर्ट नंबर क्या दिखा रहा है आपको, 443 सबके लिए।
नहीं, ये HTTPS सर्विस का पोर्ट नंबर है। किसका पोर्ट नंबर है ये? HTTPS सर्विस का पोर्ट नंबर है। गूगल तो एक सर्विस है। हाँ बिल्कुल दिखाएंगे। ये भी इतना समझ में आया। अगर आप किसी को मेल करते हैं तो मेल की जो सर्विस जाती है, जो लेकर जाती है, उसको क्या बोलते हैं? SMTP। क्या बोलते हैं उसको? SMTP। कैसे देखनी है तो देखें, जैसे मैं यहाँ पे अपना जीमेल ओपन, हाँ, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। किसी ने आउटलुक कॉन्फ़िगर किया है कभी? किसी ने नहीं किया? चलिए कोई बात नहीं, फिर भी हम आपको दिखा सकते हैं। ठीक है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे पॉप में आते हैं और यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन इंस्ट्रक्शन में आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप आउटलुक कॉन्फ़िगर करते हैं तो पूरी अपनी इंफॉर्मेशन देता है और इनकमिंग मेल सर्वर के साथ और पोर्ट नंबर के साथ इंफॉर्मेशन देता है। देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है, सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। क्या बता रहा है कि अगर आप जीमेल की सर्विस यूज करते हैं, और कौन सी यूज करते हैं? पॉप वाली, तो वहाँ पे एक सिक्योरिटी रिक्वायर होती है जिसको बोलते हैं SSL। क्या बोलते हैं उसको? और उसकी पोर्ट नंबर क्या है? ये। अगर आप किसी को मेल आपके पास इनकमिंग हो रही है, क्या हो रही है? इनकमिंग हो रही है, हाँ आ रही है, तो वहां पे अगर SSL किसी ने यूज किया है तो वहां पे पोर्ट नंबर क्या है आपका? 995। अगर आउट गोइंग हो रही है, यानी आपके साइड से जा रही है, अगर आपने SSL यूज किया है तो वहां पे पोर्ट नंबर क्या यूज होगा? 586। चले 587। अब हम देखते हैं SMTP का। किसका देखते हैं हम? SMTP। तो यहाँ पे हम SMTP का नंबर देखते हैं। तो मैं आता हूँ अपने अकाउंट सेटिंग में, और अकाउंट सेटिंग में आने के बाद मैं थोड़ी सी यहाँ पे इस पर क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे आता हूँ मैं मोर सेटिंग में, और एडवांस में आते हैं। और एडवांस में देखें यहाँ पे SMTP क्या दिखा रहा है? SMTP का पोर्ट नंबर क्यों दिखा रहा है ये? क्योंकि यहाँ पे हमने क्या यूज किया है? SSL का इनक्रिप्टेड कनेक्शन यूज किया है। क्या यूज किया है? SSL का, यानी SSL एक ऑथेंटिकेशन, एक सिक्योरिटी की तरह काम करता है, और वो जो भी डेटा होता है, जो भी मेल होता है, उनको इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में लेकर जाता है, यानी पता नहीं चलता अगर बीच में कोई ट्रैक भी करेगा तो हमने यहाँ पे इनक्रिप्टेड यूज की है फाइल, इसीलिए बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्या क्या होना चाहिए वो नहीं दिखा रहा है, जो हमने SSL लिया है वो दिखा रहा है। लेकिन बाय डिफॉल्ट वाली देखनी है तो हम सिर्फ इस पे क्लिक करेंगे, तो पॉप वाली देखिए, पॉप वाली चेंज हो रहा है। और जैसे मैंने इस पे क्लिक किया, लेकिन यहाँ पे हमने मैनुअली चेंज किया है ना, तो इसका अगर SMTP का पोर्ट नंबर देखना है तो कैसे देखेंगे? सिंपल है, वो भी मैं आपको 32 पेज पे क्लिक करें, ईमेल अकाउंट पे जाए और यहाँ पे न्यू पे क्लिक करें, मैनुअली पे आए, बाय डिफॉल्ट जो SMTP का पोर्ट नंबर है वो दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। ठीक है, इंटरनेट वाले पे pop.gmail.com SMTP अब आ जाएगा। चलो इतने में काम हो जाएगा अपना, फिल करने की जरूरत नहीं है। बाय डिफॉल्ट क्या दिखा रहा है? तो SMTP का पोर्ट नंबर बाय डिफॉल्ट क्या होता है? 25। और वहां पे हमने क्या ले रखा था? SSL। तो SSL का कितना था? 587 था। समझ में आ गया? अगर कोई भी पूछता है कि SMTP का पोर्ट नंबर क्या है, क्योंकि SMTP क्या है? एक सर्विस है। आउटलुक क्या है? आउटलुक तो एप्लीकेशन है, वो तो हमें नेटवर्क की सर्विसेज दे रहा है, पर सर्विस लेकर कौन जा रहा है? तो SMTP। तो SMTP का पोर्ट नंबर बाय डिफॉल्ट कितना होता है? 25। अगर SSL के थ्रू पूछता है तो फिर क्या बताना पड़ेगा आपको? 587। देख लिया आपने? चलो, हाँ, तो गूगल पे बाय डिफॉल्ट वाला ही मिलेगा आपको। हाँ जी, ठीक है। तो अगर SMTP पोर्ट नंबर देखिए क्या लिख रहा है यहाँ पे? SMTP यूज पोर्ट नंबर क्या दिखा रहा है? लेकिन नीचे क्या फिर पड़ रहा है? क्या लिखा है? इंक्रिप्टेड के लिए है ना 587, लेकिन अगर सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल की यूज पोर्ट जो करता है बाय डिफॉल्ट, जो ओरिजिनली है, वो कौन सी है? समझ में आ गया? हाँ, ये लगा के भेजनी पड़ेगी। क्लियर है? समझ में आ गया अभी? तो यहाँ पे आपको क्या बता रहा है कि एप्लीकेशन लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग नेटवर्क सर्विसेज टू द यूजर। एप्लीकेशन लेयर क्या करता है? यूजर को नेटवर्क की सर्विस प्रोवाइड करता है। इट्स ऑल्सो नॉन एज डेस्कटॉप लेयर, और इसको हम डेस्कटॉप लेयर के नाम से भी जानते हैं। और आइडेंटिफिकेशन ऑफ सर्विसेज इज डन यूजिंग पोर्ट नंबर, और जो भी आइडेंटिफाई होती है, और किसकी होती है आइडेंटिफाई? सर्विस। तो कैसे होती है? उसकी पोर्ट नंबर से। उसके बाद पोर्ट नंबर आपको क्या दिया है कि पोर्ट नंबर आर एंट्री एंड एग्जिट। क्या क्या दिया है यहाँ पे?
तो अगर एंट्री करेंगे तो पॉइंट्स क्या होगी और एग्जिट करेंगे तो पॉइंट्स क्या होगी। तो टोटल पोर्ट्स क्या दे रखा है ये, लेकिन रिजर्व पोर्ट क्या है ये, ओपन क्लाइंट पोर्ट है ये। अब यहाँ पे रिजर्व और ओपन क्लाइंट का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लें कि अगर मुझे किसी के पास कुछ भेजनी है, ठीक है, जैसे मैं कहता हूँ कोई पेज ओपन कर रहा हूँ, क्या ओपन कर रहा हूँ, गूगल का पेज, ठीक, गूगल का पेज ओपन कर रहा हूँ तो सोर्स और डेस्टिनेशन लग कर जाता ही है, आईपी एड्रेस वगैरह लग कर जाता ही है, तो सिर्फ पोर्ट क्या लगेगा, तो सोर्स में जो पोर्ट लगेगा, सोर्स पोर्ट लगेगा जो रेंडम होगा, वो क्या होगा, रेंडम, कोई भी पोर्ट लगा लेगा, जैसे मैंने कहा 8080 यानी 808 रैंडम पोर्ट। पर डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर क्या लगेगा, तो गूगल का मैं अगर HTTPS वाला यूज कर रहा हूँ, HTTP सिर्फ ये यूज कर रहा हूँ, तो अब डेस्टिनेशन पे पोर्ट नंबर क्या लग के जाएगा, 80। तो HTTP का पोर्ट नंबर था 80 और HTTPS का क्या होता है 443। तो जो सोर्स वाली होती है रैंडम पोर्ट होती है, वो चेंज होती रहती है, पर डेस्टिनेशन क्या होती है, फिक्स होती है। अब डेस्टिनेशन फिक्स क्यों होती है, क्योंकि मैं कौन सी सर्विस को यूज करना चाहता हूँ, HTTPS वाली ना, इसलिए वो फिक्स है। अगर वो रैंडम होती तो फिर कोई भी पेज खुल जाता, मैं खोलता गूगल का खुल जाता व्हाट्सएप वाली के पेज, मैं खोलता फेसबुक का खुल जाता ट्विटर का पेज, क्योंकि तो रैंडम है ना। लेकिन डेस्टिनेशन मैं ढूंढ किसको रहा हूँ, गूगल को, तो गूगल ही मेरे पास खुलेगा। कभी आपने ऐसा देखा हुआ है कि गूगल खोलते हुए फेसबुक खुल जाता हो, या फेसबुक खोल रहे हो ट्विटर खुल के आ जाता हो, होता है ऐसा कभी, नहीं होता ना, क्योंकि जो डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर यूज करता है वो एक्चुअल फिक्स वाली यूज करता है जो रिजर्व है, और जो हमारी तरफ से जाती है वो क्या जाती है, रैंडम जाती है, समझ में आ रहा है। लेकिन जो हमारी डेस्टिनेशन वाली होती है वो क्या होती है, रिजर्व होती है। तो यहाँ पे क्या बता रहेगा, टोटल पोर्ट तो इतना है, लेकिन उसमें से इतना पोर्ट रिजर्व कर दिया गया है, किसके लिए, सर्विसेज के लिए, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। लेकिन कुछ पोर्ट ओपन क्लाइंट है जिसको आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, समझ में आ रहा है, क्लियर है अभी। एप्लीकेशन लेयर क्या होती है, क्लियर है अभी। चले हेडिंग डाल दिया आपने, एप्लीकेशन लेयर, इसको लिखे, ठीक है, हो गया, इतना समझ में आया अभी, कोई डाउट अभी, एप्लीकेशन लेयर में कोई डाउट अभी नहीं है। चलिए अब देखिए कि अगर मैंने आउटलुक ओपन किया तो क्या है, एक एप्लीकेशन, मैंने उसमें मेल टाइप करना स्टार्ट किया, तो मेल हमारे लिए क्या है, डेटा है ना, मेल हमारा क्या है, डेटा है। अब वो डेटा कौन सी सर्विस यूज कर जाएगा, तो SMTP, ठीक है, तो जो सर्विस यूज कर रहा है वो SMTP है। अगर बाय डिफॉल्ट वहां पे पोर्ट नंबर क्या है, 25। अगर आप इंक्रिप्टेड में ले जाना चाहते हैं तो फिर वहां पे पोर्ट नंबर क्या हो जाएगा, चेंज हो रहा है ना। लेकिन हम क्या यूज कर रहे हैं, एप्लीकेशन, लेकिन उसमें हम क्या टाइप कर रहे हैं, डेटा। तो जैसे वहां पे अरुण जी ने क्या लिखा था, 100 पेज का लेटर, तो उनकी क्या था, डेटा, समझ में आया अभी, क्लियर है अभी, अभी चलो नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे अगर इसके नीचे लिखना चाहते हैं सर्विसेज, क्या लिखना चाहते हैं, पहले देख ले, मैं बताता हूँ, अगर याद रहेगा तो कोई बात नहीं, अगर लिख लेना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। सर्विसेज कौन कौन सी एप्लीकेशन लेयर पे सर्विसेज होती है, तो HTTP, HTT, HTTPS और FTP, TFTP और SMTP, ठीक है, और उसके बाद DNS, हाँ, ये सारी के सारी क्या है आपकी, सारी की सारी क्या है, एक सर्विस है, ये क्या है, सारी की सारी सर्विसेज है। ये सर्विसेज कहाँ पे होती है यूज, तो आपकी एप्लीकेशन लेयर पे, और इसके साथ साथ क्या यूज होता है, पोर्ट नंबर। तो आगे चल के मैं आपको सर्विसेज और पोर्ट नंबर दोनों लिखवाऊंगा, ठीक है। तो इतना सिर्फ आपको याद होनी चाहिए कि कौन सी सर्विसेज एप्लीकेशन लेयर पे यूज होती है, तो ये तो छोटी बात है, भूल तो नहीं सकते, है ना, क्लियर है। चलिए लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, नीचे लिख सकते हैं सर्विसेज, और सर्विसेज में लिख सकते हैं HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, SMTP और DNS, और आगे ATC कर सकते हैं कि और भी काफी सारे होती है? हाँ वो भी लिख सकते हैं। आप फुल फॉर्म आगे लिखवा देंगे वहाँ, अभी तो सिर्फ सर्विसेज में बता रहे हैं। TFTP का होता है FTP का होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, TFTP का होता है ट्रेवल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SMTP का सिंपल मेल ट्रांसफर, डोमेन नेम सिस्टम होता है, ट्रेवल ट्रेवल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, ठीक है, हो गया, लिख लिया आप लोगों ने, ठीक है। तो यहाँ पे देखें
कि एप्लीकेशन लेयर पे जैसे इसने क्या सर्च किया है यहाँ पे, सीसीएन ने ट्रेनिंग इन दिल्ली, तो क्या पुल किया है, नेट एक्सपोर्ट। इसके पीछे भी क्या लगा होगा, उसकी पोर्ट नंबर। नीचे आया क्या सर्च कर रहा है ये, एफटीपी, क्या सर्च कर रहा है, तो एफटीपी के साथ भी क्या लगा होगा, पोर्ट नंबर। और यहाँ पे एफटीपी क्या हो गया, ओपन हो गया, यहाँ पे फिगर में दिखा रहा है। उसके साथ साथ क्या दिखा रहा है, सर्विसेज एंड पोर्ट नंबर, दोनों दिख रहा है। तो आप नीचे लिख ले सर्विसेज एंड पोर्ट नंबर, और जो जो सर्विसेज है उसकी पोर्ट नंबर क्या है, तो HTTP का पोर्ट नंबर क्या है 80, और HTTPS का पोर्ट नंबर क्या है 443। और उसके बाद आपका टेलनेट है, तो मैं यहाँ पे SSH भी SSH सिक्योर सेल, इसका पोर्ट नंबर 22, ठीक है। और यहाँ पे मैं दे देता हूँ TCP, और इसका पोर्ट नंबर होता है 6। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ UDP, इसका पोर्ट नंबर होता है 70। तो ये पोर्ट नंबर चाहे तो आप लिख सकते हैं, ठीक है, कि आपको याद रहे। चले इधर देखें, तो जो एप्लीकेशन लेयर पे हमारी क्या है, वो डेटा है ना। एप्लीकेशन लेयर पे क्या है, डेटा है, ठीक है। नेक्स्ट सेटिंग डाले आप, प्रेजेंटेशन लेयर। अभी लिखनी नहीं है, सिर्फ समझ लेनी है पहले, फिर लिखनी है। थोड़ा सा मैं इसमें करेक्शन करूंगा, ठीक है। एग्जाम्पल में आपको इधर से लिखनी है, मैं दे देता हूँ यहाँ पे एग्जाम्पल। डॉक्यूमेंट DOC SDocs और PPT, ठीक है, PDF TXT टेक्स्ट, और आगे ETC कर लेंगे आप, ये और भी सारे होते हैं, ठीक है। पहला हो गया ये। दूसरा इमेज, और इमेज में क्या है आपका GIF, JPG, JPEG, PNG, ETC। तीसरा है ना, तो पहले आप लिख ले फिर समझ लेंगे, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख ले, और एग्जाम्पल में जो मैं लिख रहा हूँ फिर वो लिख लेना आप, फिर नीचे यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक लिख लेना, ठीक है। तो आप तब तक मेरे साथ में आप लिख भी लेंगे, फिर इसको समझ भी लेंगे, ठीक है। VIDEO वीडियो, MKV और MPEG, AVI, और HD, MP4, ETC। चौथे में है आपका ऑडियो, ऑडियो में है MP3, उसके बाद है आपका AC, और आगे कर लेंगे ETC, और भी सारे फॉर्मेट होती है। MP4 भी ऑडियो आता है, तो आगे लिखना चाहे MP4, MP3, MP4 लिख सकते हैं। दिख रहा है ना सबको। AC, MP3 MP4 AC भी कर सकते हैं। MP4 भी ऑडियो आता है, MP4 भी आता है, MP3 भी आता है। तो MP3 MP4 और AC भी आती है। ये उसकी फॉर्मेट है, ये उसकी क्या है, फॉर्मेट है, हाँ। उसके बाद फिर यहाँ से लिखेंगे फॉलोइंग टास्क आर परफॉर्म एट प्रेजेंटेशन लेयर, इनकोडिंग, डिकोडिंग, इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, कंप्रेशन एंड डिकम्प्रेशन। हो गया। चलो समझो इसके क्या बता रहा है यहाँ पे। अब ये हटा देना ऊपर का जो लिखा हुआ, मैं हटा दूंगा, हो गया ना सबका। चलो देखिए क्या बोला है यहाँ पे, कि प्रेजेंटेशन लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग डेटा इनटू स्टैंडर्ड फॉर्मेट। पवन का काम क्या था, ट्रांसलेट करना ना। ट्रांसलेट का काम कर रहे थे ना वो, तो वो तो फॉर्मेट था, हिंदी इंग्लिश की बात ही तो ट्रांसलेट हो रही। पर यहाँ पे आपका क्या है, डेटा है ना। अब डेटा क्या हो सकता है, आपका इमेज भी हो सकता है, आपका वीडियो भी हो सकता है, आपका ऑडियो भी हो सकता है, आपकी
डॉक्यूमेंट भी हो सकता है, कोई भी डेटा हो उसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में क्या कर देगा, ये कन्वर्ट कर देगा। समझ में आ रहा है? इसका काम क्या है प्रेजेंटेशन लेयर का, कि जो भी इसके पास डेटा आएगा उसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना। उसके बाद क्या बोला है, फॉलोइंग टास्क आर परफॉर्मेंट पर, यही नहीं, कन्वर्ट ही नहीं करता, इसके अलावा और क्या क्या टास्क कंप्लीट करता है, तो इनकोडिंग भी करता है, इंक्रिप्शन भी करता है और कंप्रेशन भी करता है। और दूसरी साइड फिर क्या होती है, डिकोड भी हो जाती है, यानी डिकोडिंग भी होती है, डिक्रिप्शन भी होती है और डिकम्प्रेशन भी होती है। पहली साइड क्या होगा, इनकोडिंग, इंक्रिप्शन और कंप्रेशन, और दूसरी साइड क्या हो रही है, डिकोडिंग, डिक्रिप्शन और डिकम्प्रेशन। ठीक है, तो हमने पवन को देखा, उन्होंने क्या किया था कि फॉर्मेट को ही इंग्लिश से हिंदी में चेंज कर दिया था, लेकिन एक्चुअल में प्रेजेंटेशन लेयर क्या करता है कि जो भी इसके पास डेटा आता है, चाहे वो वीडियो हो, चाहे वो इमेज हो, चाहे कुछ भी हो, उसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करना, उसको इनकोडिंग करना, उस पर इंक्रिप्शन लगाना, उसको कंप्रेस कर देना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये काम कैसे करता है, तो मैं यहाँ पे गूगल क्रोम ओपन कर रहा हूँ, और यहाँ पे कुछ इमेजेज ओपन कर दिए हमने। ठीक है, ये जो इमेज आप लोग देख रहे हैं, क्या आपको लगता है कि इसकी साइज यही होगी? जो आपको यहाँ पे साइज दिख रहा है, क्या साइज यही है? बड़ी हो सकती है ना, पर प्रेजेंटेशन लेयर ने इसको क्या कर दिया, कंप्रेस कर दिया है, छोटा करके आपको दिखा रहा है। लेकिन क्या आप इसको यहाँ से डिलीट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, कि इस पे क्या लगा दिया, इंक्रिप्शन लगा दिया है, आप इसको डिलीट नहीं कर सकते। क्या आप इसको यहां से उठाकर यहाँ सकते हैं, क्योंकि इनकोडिंग में करके रखा हुआ है। समझ में आ रहा है? लेकिन ये डिकोड कब होगा, ये डिक्रिप्ट कब होगा, ये डीकम्प्रेस कब होगा, जब हम इसको डाउनलोड, क्योंकि जिसने इसको अपलोड किया है उसने किया है ना। अब ये मेरे साइड होगी ना काम, उसके साइड क्या हो गई, इनकोड भी हो गई, उसके साइड क्या हो गई, इनक्रिप्ट भी हो गई, उसके साइड क्या हो गई, कंप्रेस भी हो गया। पर मुझे तो यहाँ पे कंप्रेस में दिख रहा है ना। अब जैसे मैं चाहता हूँ कि कोई एक फोटो को मैं चेक करूँ, अब इसने क्या कर दिया, ये डिकोड कर दिया ना, मैंने सेलेक्ट किया सिर्फ इसको, यानी उस फिगर में से मुझे सिर्फ इस पे क्लिक कराया, और मैं इसका इमेज देखता हूँ, तो मैंने यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कर दिया। अकाउंट मांग रहा है, हम अकाउंट नहीं देंगे, फिर भी डाउनलोड करेंगे। इसको कैसे करना है, तो राइट क्लिक करनी है और क्या कर दे, सेव एज इमेज, इस पे क्लिक करें। अब ये क्या हो गया, डीकम्प्रेस हो गया है ना। अब मैं इसको डाउनलोड कर लिया, डेस्कटॉप पे लो देखो, और ये डेस्कटॉप पे सेव हो गया। क्या हो गया, ये डीकम्प्रेस, यहाँ पे मैसेज आया था, कुछ तो आया था, ठीक है, हो गया। अब आकर यहाँ पे फॉर्मेट में क्या है, उसको कन्वर्ट भी करता है, यानी अपने अकॉर्डिंग उसको कन्वर्ट भी कर लेता है, और इनकोडिंग भी कर देता है, और इंक्रिप्शन भी लगाता है, और फिर क्या कर देता है, उसको कंप्रेस भी कर देता है, यानी जहां पे जिस एरिया में रखना है अकॉर्डिंग उसको क्या करता है, सेट कर लेता है। और जब आप डाउनलोड करते हो, जब आप उस पर क्लिक करते हो, तो उस चीज को डिकोड कर देता है कि आपने इसको सेलेक्ट किया है, उसमें जो इंक्रिप्शन लगी है, जब आप उसको डाउनलोड करते हो तो क्या हो जाता है, डिक्रिप्ट भी हो जाता है और डिकम्प्रेस भी हो जाता है। क्लियर है? लेकिन जो भी चीज आप डाउनलोड कर रहे हो है क्या, डेटा ही है। तो अभी एप्लीकेशन लेयर या प्रेजेंटेशन लेयर पे जो भी हम काम कर रहे हैं, किस पे काम कर रहे हैं, डेटा पे काम कर रहे हैं। यानी मैं कोई डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहा हूं तो क्या है हमारा डेटा, किसी को मेल सेंड करो, क्या है हमारा डेटा। समझ में आ रहा है? अभी ये समझ में आया? प्रेजेंटेशन लेयर क्या बोल रहा है कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कि जो भी डेटा आएगा उस डेटा को क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करना, और इनकोडिंग करना, और इंक्रिप्शन करना, और कंप्रेस करना। लेकिन दूसरी साइड क्या होगी, डिकोड कर दी जाएगी, डिकम्प्रेस कर दी जाएगी, और डिक्रिप्ट कर दी जाएगी। यानी कौन से लेयर पे काम हो रहा है, आपके प्रेजेंटेशन लेयर पे। क्लियर है? नेक्स्ट हेडिंग डाले, सेशन लेयर। ठीक है, चलो सीमा का काम क्या था, मीटिंग फिक्स कराने के लिए कॉल करना है ना, सेशन को मेंटेन करना। क्या करना है, सेशन को मेंटेन करना। तो सेशन लेयर क्या बोल रहा है कि सेशन लेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्टेब्लिशिंग, मेंटेनिंग एंड टर्मिनेटिंग सेशन, सेशन आईडी वर्क एज सेशन लेयर। यानी इन्होंने क्या किया, कॉल किया, एस्टेब्लिश की कनेक्शन, बातें की, और बातें होने के बाद क्या कर दी, टर्मिनेट कर दी। यानी ये सिर्फ क्या कर रहे हैं, सेशन को मेंटेन कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल छोटा सा आपको एग्जाम्पल दूंगा, नीचे एग्जाम्पल में क्या लिखा है, आरपीसी, रिमोट प्रोड्यूस कॉल, एसक्यूएल, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, एनएफएस, नेटवर्क फाइल सिस्टम, ये सारे किस पे काम करते हैं, आपके सेशन पे। जैसे आप लोग टिकट बुक करते हैं ना आईआरसीटी से, नेट बैंकिंग यूज करते हैं, वो भी यूज करते हैं, टिकट भी बुक करते हैं, चलिए अच्छी बात है।
तो अगर आप टिकट बुक करते हैं, अगर कुछ टाइम तक उस पेज पे काम नहीं करते तो आपके पास एक मैसेज आती है, सेशन एक्सपायर या सेशन टाइम आउट। यानी वो किस पे काम कर रहा है? सेशन लेयर पे। क्या बता रहा है कि स्टेब्लिशिंग, यानी जब तक आप उस पेज पे एक्टिव है तब तक स्टेब्लिशिंग करके रख रहा है, उस पर काम करने मेंटेनिंग हो रही है। उसके बाद जैसे आपने छोड़ दिया उस आईडी को, उसने क्या कर दिया? सेशन को टर्मिनेट कर दिया। आप नेट बैंकिंग भी यूज करते हैं, अगर कुछ टाइम तक छोड़ देंगे तो वहां पे सेशन टाइम आउट आ जाएगा, नहीं तो वो क्या हो जाएगा? एक्सपायर हो जाएगा। वो क्योंकि वो कौन से लेयर पे काम करता है? लेयर सेशन, यानी सेशन लेयर पे काम करता हो। ठीक है, जैसे और ये सेशन को भी क्या करता है? मेंटेन करता है। इसके लिए क्या करता है? ये सेशन को भी मेंटेन करता है, सेशन स्टेब्लिश भी करके रखता है। तो फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल देख, गूगल, गूगल की सेशन मेंटेन है। यहां पे टाइप किया मैंने याहू, याहू की सेशन यहाँ पे मेंटेन है। ठीक है, यहाँ पे मैंने खोला यूट्यूब, यूट्यूब की सेशन मेंटेन है। यानी जिस सेशन पे आप जाएंगे आपको सेशन वो मिलता हुआ दिखेगा, मिल रहा है ना? वो सेशन आपको मिल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, लेकिन यहीं पे अगर नेट बैंकिंग यूज कर रहे हैं, सेशन तो आपका पेज तो ओपन करके रखा है, पर जो वहां पे आपका डेटा है, क्या बोला है यहाँ पे? नेटवर्क फाइल सिस्टम, वहां पे जो आपकी, जिसको आपने कॉल किया है रिमोटली, यानी आप अगर लॉग इन करते हैं तो आप उसको कॉल कर रहे हैं ना, डेटा आपके पास तो नहीं है ना। कॉल किसके पास जा रही है? जहां पे उसकी फाइल रखी हुई है, उस नेटवर्क में जहां पे फाइल रखी हुई है। अगर नेट बैंकिंग यूज करते हैं तो आपके पास क्या है? एक यूजर आईडी, एक पासवर्ड, पर आपका डेटा है कहाँ? जिस बैंक में आपका अकाउंट है वो उसके सर्वर में आपका डेटा है ना, तो आप उसको कॉल रिमोटली कर रहे हैं, फिर वहां से डेटा आपको मिल रहा है। ठीक है, तो क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि रिमोट प्रोड्यूस कॉल की जब तक आप कॉल उसको नहीं करते तब तक आपको डेटा नहीं मिलता। लोकेशन को क्या करके रख रहा है? आपका मेंटेन करके रख रहा है। याहू को जब तक आप कॉल नहीं करोगे तब तक याहू आपका आईडी खोलकर नहीं देगा, जब तक आप आईडी और पासवर्ड उसको नहीं देंगे। तो ये सारी कौन से लेयर पे काम होती है? आपकी सेशन लेयर पे। समझ में आया? अभी इसको लिखिए फिर। हो गया, नेक्स्ट हेडिंग डाले, ट्रांसपोर्ट लेयर। एसक्यूएल, एक्सक्यूएल क्या लिख रहा है? स्ट्रक्चर क्वेरी में। आप हिंदी में खोलते हैं तो हिंदी में नहीं खुलता, इंग्लिश में खोलते हैं। आप जैसा क्वेरी करते हो वैसे ही तो आपको पेज मिलता है। कोई गुजराती में खोलेगा गुजराती में मिलेगा, कोई इंग्लिश में खोलेगा, कोई मराठी में खोलेगा मराठी में मिलेगा। आप जैसे क्वेरी करोगे वैसे आपको पेज मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालें, ट्रांसपोर्ट। सेशन लेयर पे भी हमारा क्या है? डेटा ही है ना। अरे जो हमारे पास मेल अकाउंट आती है, अकाउंट की इन्फॉर्मेशन आती है, वो हमारे लिए डेटा ही तो है, वो हमारा क्या है? डेटा ही है ना। लेकिन नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट लेयर पे जाते ही अब वहाँ पे आपकी डेटा नहीं होती। ठीक है, तो नेक्स्ट सेटिंग डालो आप ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे क्या हो रही है? आपका डेटा की सेगमेंटेशन हो रही है। क्योंकि तनवीर का काम क्या था? डिवाइड करना था ना। चलो, तो नेक्स्ट हेडिंग डाल दो। क्या डाला आपने? ट्रांसपोर्ट लेयर। तो पहले लिख ले, फिर इसको हम समझते हैं। हेडिंग लिख ले ट्रांसपोर्ट लेयर, और इसको लिख ले पहले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या बोला है? ट्रांसपोर्ट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंड टू एंड कनेक्टिविटी। यानी ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है? पहले एंड टू एंड कनेक्टिविटी बनाता है। उसके बाद बोल रहा है कि इट इज ऑल्सो नोन एज द हार्ट ऑफ ओएसआई लेयर। इसको हार्ट ऑफ ओएसआई लेयर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या बोला? फ्लो टास्क आर परफॉर्म एट द ट्रांसपोर्ट लेयर। इसको हार्ट ऑफ ओएसआई क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये दोनों के बीच में, यानी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में। ठीक है, अब ये क्या बोला है कि एंड टू एंड कनेक्टिविटी। एंड टू एंड कनेक्टिविटी का मतलब क्या हुआ कि अगर हम कोई भी मेल या कोई भी कोरियर किसी की चीज को करते हैं, यानी किसी को भी हम कुछ कोरियर करते हैं, तो अगर उस कोरियर की फैसिलिटी वहां तक नहीं है तो आपको मना कर देगा। अगर मैं यहाँ से बैठ जाऊँ और पोस्ट ऑफिस से बैठकर दुबई कोरियर करूँ तो जाएगा, क्योंकि अगर फैसिलिटी नहीं होगी तो नहीं जाएगा। तो ट्रांसपोर्ट लेयर सबसे पहले एंड टू एंड कनेक्टिविटी बनाता है कि जो डेटा जा रहा है क्या मैं वहां तक लेकर जा पाऊंगा या नहीं। समझ में आ रहा है? आप लोगों ने बहुत सारे एक्सपीरियंस आप लोगों को होगा कि अगर आप किसी को मेल करते हो और मेल आईडी में प्रॉब्लम आ जाती है, यानी कुछ गलत हो जाता है, तो आपको एक डिलीवरी मैसेज आता है तुरंत कि ये मेल डिलीवर्ड नहीं हुआ है, अनडिलीवर्ड मैसेज आ जाता है। समझ में आ रहा है? क्योंकि एंड टू एंड कनेक्टिविटी नहीं बन पाई वहां पर। तो सबसे पहले ट्रांसपोर्ट लेयर क्या बनाता है? एंड टू एंड कनेक्टिविटी बनाता है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि आइडेंटिफिकेशन सर्विस, यानी आइडेंटिफाइंग सर्विस, सर्विस को भी आइडेंटिफाई करता है कि आप किसके लिए भेज रहे हैं, आप किसके लिए ले जा रहे हैं। क्या आप 443 लेकर जा रहे हैं? क्या आप 80 लेकर जा रहे हैं? क्या आप 25 लेकर जा रहे हैं? क्या आप 587 लेकर जा रहे हैं?
तो सर्विसेज को क्या करता है, आइडेंटिफाई भी करता है। अगर पोर्ट नंबर क्या लग गया 25, तो उसको क्या समझ में आया, ये एसएमटीपी की सर्विस है, तो सर्विस को क्या कर लिया, वो आइडेंटिफाई कर लिया। अगर क्या लग के आया पोर्ट नंबर 80, तो उसको क्या पता चला कि ये एचटीटीपी की सर्विस है, तो उसको क्या कर लिया इसने, आइडेंटिफाई कर लिया। ठीक है, तो क्या बता रहा है ट्रांसपोर्ट लेयर, ये सर्विस भी आइडेंटिफाई करता है कि कौन सी सर्विस आई है, तो इसको कौन सी सर्विस देनी है। जैसे उसको एचटीटीपी की आया, या टेलनेट के आया, या एसएसएच का आया, या एफटीपी का आया, या एसएमटीपी का आया, किसकी सर्विस आई है, उसके अकॉर्डिंग उसको सर्विस प्रोवाइड करना। जैसे उनके पास लेटर था, तो उसने पोस्ट ऑफिस की सर्विस दे दी, इसको पोस्ट ऑफिस से भेजनी है। अगर कोई बड़ी चीज की होती तो क्या बोलते हैं, इसको ब्लू डॉट डाल दो। दो सर्विस है ना। वैसे ही टेलनेट ट्रांसपोर्ट लेयर के पास भी दो सर्विस है, एक है टीसीपी और दूसरा है यूडीपी। एक क्या है, टीसीपी, और दूसरा है यूडीपी। ठीक है, इसको भी अभी मैं लिखवाऊंगा। ठीक है, क्या बोल रहा है यहाँ पे कि पहले ट्रांसपोर्ट लेयर एंड टू एंड कनेक्टिविटी बनाई, उसके बाद सर्विस भी क्या कर ली, आइडेंटिफाई कर ली। उसके बाद बता रहा है मल्टीप्लेक्सिंग एंड डीमल्टीप्लेक्सिंग। मल्टीप्लेक्सिंग का मतलब क्या होता है पता है, याद है कुछ मल्टीप्लेक्सिंग? यहाँ पे मल्टीप्लेक्सिंग एंड डीमल्टीप्लेक्सिंग दोनों दिया हुआ है। मल्टीप्लेक्सिंग का यहाँ पे मतलब ये है कि अगर ट्रांसपोर्ट लेयर पे, अगर मैं सिंपल एक एग्जांपल लेकर जाऊं कि अगर तरुण के पास कोई लेटर लेकर आ रहा है कोरियर कराने के लिए, कोई टीवी लेकर आ रहा है, कोई स्मार्टफोन लेकर आ रहा है, कोई कुछ लेकर आ रहा है, कोई कुछ लेकर आ रहा है, किसी को नोएडा भेजनी है, किसी को दिल्ली भेजनी है, किसी को मुंबई भेजनी है, किसी को फिर नोएडा भेजनी है, किसी को फिर दिल्ली भेजनी है, अलग अलग चीज, तो क्या रणवीर मना कर सकते हैं कि ये कोरियर नहीं जाएगा? उनकी फैसिलिटी है ना। वैसे ही ट्रांसपोर्ट लेयर के पास कोई यूट्यूब ओपन करता है, कोई फेसबुक ओपन करता है, कोई गूगल ओपन करता है, कोई ट्विटर ओपन करता है, लेकिन सबका पोर्ट नंबर क्या है, अलग अलग है ना। सबका पोर्ट नंबर क्या है, अलग अलग है ना। तो ट्रांसपोर्ट लेयर क्या कहता है, कोई भी पोर्ट है आने दो। मल्टीप्लेक्सिंग, मल्टीपल पोर्ट को, मल्टीपल पैकेट को क्या करता है, रिसीव करता है, सबको आने दो। लेकिन जब भेजने की बात होती है, तो कौन सा नोएडा में जाएगा उसको फिल्टर कर दो, नोएडा में डाल दो। डीमल्टीप्लेक्सिंग कर रहा है। दिल्ली में कौन सी भेजनी है, डीमल्टीप्लेक्सिंग कर दो, फिल्टर कर दो, ये दिल्ली में जाने वाली है। मुंबई में कौन सी जाने वाली है, उसको भी फिल्टर करो, ये मुंबई में। अब मुंबई में कोई टीवी भेज रहा है, कोई कुछ भेज रहा है, कोई कुछ, सबको एक साथ भेजो। पर मुंबई वाले को अलग भेजो, दिल्ली वाले को अलग भेजो, और नोएडा वाला के अलग भेजो। अब जब उसके नियरेस्ट हब पे जाता है, तो वहां पे डिसाइड होता है इस गांव में ये चीज जाएगा, इस गांव में ये चीज जाएगा। वैसे ही ट्रांसपोर्ट लेयर भी क्या करता है, मल्टीप्लेक्सिंग, मल्टीपल चीज को रिसीव करता है। जब भेजना होता है क्या कर देता है, डीमल्टीप्लेक्सिंग कर देता है, यानी फिल्टरिंग करता है। मुंबई दिल्ली, यानी फेसबुक पे भेजो, यूट्यूब का यूट्यूब पे भेजो, ट्विटर का ट्विटर पे भेजो। और आया सब एक साथ, सबको रिसीव किया, लेकिन भेजने की बात आई तो जिसका सर्विस थी उसके पास भेजा। समझ में आया ये? उसके बाद फिर क्या बता रहे हैं यहाँ पे, सेगमेंटेशन, यानी अगर कोई बड़ा सा पैकेट लेकर आ गया, तो उसको टुकड़ों में कर देना, क्योंकि उसके पास स्पेस क्या है, कम है। अपने स्पेस के अकॉर्डिंग क्या करेगा, उसको डिवाइड कर देगा। अगर 100 kg का है, तो 25-25 kg में क्या कर देना, उसको डिवाइड कर देना। और उस पर क्या लगा देना, तो सिक्वेंसिंग, यानी उस पर सिक्वेंस नंबर भी लगा देना, कि अगर आपका पूरी एक बड़ी सी पैकेज है, तो मैंने उसको 25-25 में किया, तो एड्रेस तो आपका ही है 25-25 पे, लेकिन उस पर नंबर लगा दिया कि 25 का नंबर 1, 25 का 2, 25 का 3, 25 का 4, कि पता चल जाए कि है तो आप ही का ही है। समझ में आ रहा है? उसके बाद क्या कर रहा है, रीसेंबलिंग, यानी दूसरी साइड जैसे ये पैकेट जाएगा, उधर क्या हो जाएगी, रीसेंबल हो जाएगा। बताया था ना, दूसरी साइड पैकेट जाकर उन्होंने क्या कर दिया, फिर से 25 का 100 बना दिया था। तो दूसरी साइड जाकर क्या हो रहा है, रीसेंबल हो जा रही है, यानी इधर से सेगमेंट हुआ, सीक्वेंस नंबर लगा, और उसी सीक्वेंस नंबर के अकॉर्डिंग उसको क्या कर दिया गया, रीसेंबल कर दिया गया। उसके बाद एरर करेक्शन, जब इन्होंने सेगमेंटेशन किया, तो ये एरर करेक्शन भी करते हैं। कि ऐसा तो नहीं है जो हमने सेगमेंटेशन की थी उस पर सीक्वेंस नंबर रह गया हो, ऐसा तो नहीं है जैसे मैंने कहा कि 25 का बॉक्स, 4-4 का बॉक्स बना दिया, ठीक है, 25-25 का है, 25-25 का है, 25-25 का है, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं इस पे 1 दिया, इस पे छोड़ दिया, इसको 3 कर दिया, इसको 4 कर दिया, तो ऐसा तो नहीं है किसी बॉक्स पे हमने सीक्वेंस नंबर ना देना, ना दिया हो, भूल गया मैं, तो क्या कर रहा है, उसको एरर करेक्शन भी कर रहा है, उसको चेक भी कर रहा है। ऐसा तो नहीं किसी पे छूट गया हो, ठीक है। उसके बाद फ्लो कंट्रोल में क्या कर देना, उसको भेज देना, यानी सेंड कर देना। समझ आया कैसे काम करता है ट्रांसपोर्ट लेयर? ठीक है, तो लिख लिया आपने इसको, ठीक है। नीचे आप एक बॉक्स बनाएंगे, हो गया? चलो समझे इसको क्या बोल रहा है, टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, कनेक्शन ओरिएंटेड, एक्नॉलेजमेंट, रिलायबल,
slower and port number 6. एग्जाम्पल HTTP, FTP और SMTP. TCP क्या कह रहा है कि मेरी गारंटी है जो भी मैं डेटा लेकर जाऊंगा, क्योंकि ये सर्विस किसकी है, ट्रांसपोर्ट लेयर की. ट्रांसपोर्ट लेयर की कितनी सर्विस है यहाँ पे, दो, एक TCP और एक UDP, यानी एक पोस्ट ऑफिस है और एक ब्लू डॉट है. सिंपल समझे ऐसे, एक पोस्ट ऑफिस है और एक ब्लू डॉट है. यानी TCP क्या है कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल कनेक्शन ओरिएंटेड. मेरी गारंटी है कि भी मैं डेटा लेकर आऊंगा वो 100% लेकर जाऊंगा और कोई भी आपका डेटा इफेक्ट नहीं आएगा. लेकिन मेरी सर्विस थोड़ी सी स्लो है. मेरी सर्विस क्या है, स्लो है. लेकिन UDP क्या कहता है, यूजर डेटा ग्राम प्रोटोकॉल फ्रिक्शनलेस, नो एक्नॉलेजमेंट, रिलायबल एंड फास्ट. UDP क्या कहता है कि मैं आपका डेटा लेकर तो जाऊंगा लेकिन मेरी गारंटी नहीं है कि आप डेटा जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा. लेकिन मेरी सर्विस क्या है, फास्ट. क्या कह रहा है, मेरी गारंटी है जो मैं डेटा लेकर जाऊंगा वो 100% लेकर जाऊंगा, लेकिन मेरी सर्विस क्या है, स्लो है. लेकिन UDP क्या कहता है कि मैं भी डेटा लेकर जाऊंगा लेकिन फार लेकर जाऊंगा, लेकिन आपका डेटा जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा इसकी मेरे पास गारंटी नहीं है. और जो TCP है वो पोर्ट नंबर क्या यूज करता है, 6, और जो UDP है वो पोर्ट नंबर क्या यूज करता है, 70. अब ये कैसे बता रहा है कि गारंटी नहीं है और ये कैसे बोल रहा है कि मेरी गारंटी है, तो इसकी एग्जांपल क्या है समझे. आप सब व्हाट्सएप यूज करते हैं, सब लोग यूज करते हैं. अगर आप किसी को मैसेज करते हैं, क्या है मैसेज, तो आप देखेंगे कि अगर आपके नेटवर्क प्रॉब्लम आता है तो वहाँ पे एक का सिंबल बन जाता है. लेकिन जैसे ही वर्क में आते हैं वहाँ पे एक मार्क आ जाता है. आपको क्या लगता है कि मेरा मैसेज उसके पास 100% चला गया, उसका नेट हो सकता है. अगर डबल टिक आ गया तो इसका मतलब उसके पास 100% मैसेज चला गया. अगर ब्लू टिक आ गया तो उसने पढ़ भी लिया. श्योर हो जाते हैं. कभी आपने कभी ऐसा देखा है कि हम मैसेज लिखते हैं हेलो हाउ यू, एक ही लाइन में हमने लिखा और नेटवर्क प्रॉब्लम था, लेकिन फिर नेटवर्क सही हुआ और वो मैसेज उसके पास गया और उसका जो मैसेज रिसीव हुआ उसके सिर्फ हेलो रिसीव हुआ. ऐसे होता है, नहीं होगा. पूरी के पूरी मैसेज जाएगी नहीं तो एक भी मैसेज नहीं जाएगा. यानी पूरी के पूरी सेंटेंस जाएगा न तो भी सेंटेंस उसमें से नहीं जाएगा. इसका मतलब वहां कौन सी सर्विस ली आपकी, TCP क्या बोल रहा है कि मेरी सर्विस क्या है, स्लो है, लेकिन मैं डेटा कंप्लीट लेकर जाऊंगा, मेरी गारंटी है. समझ में रहा है. और उसी वर्ड से आप किसी को वीडियो कॉलिंग करते हैं, वॉइस कॉल करते हैं, तो वहाँ पे सर्विस कौन सी यूज होती है, ठीक है. आप किसी से बात करते हैं, अगर नेटवर्क में प्रॉब्लम आता है बोलते हैं क्या हाल है, ठीक है ना, नेटवर्क में आया प्रॉब्लम, चला उसको क्या दिया, ठीक है, बाकी गायब हो गया, है ना. तो वहाँ पे कौन सी, लेकिन एक्शन क्या हुई, ब्रेक नहीं, कनेक्शन फास्ट नेटवर्क में आते ही कंप्लीट हो रही है, तुरंत जा रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है. वीडियो कॉलिंग करते हैं उधर से बोलते रहे, फोटो आता ही नहीं, जब फोटो दिखता है आवाज ही नहीं आता. तो वहाँ हमारी कौन सी चल रही है, UDP. यानी वॉइस कॉल और वीडियो कॉलिंग की जब बात होती है वहाँ कौन सी सर्विस हमारी चाहिए है, यानी पोर्ट लेयर वहाँ पे कौन सी सर्विस देता है, UDP का देता है. और जहाँ पे मेल की और टेक्स्ट मैसेज की बात है वहाँ पे कौन सी सर्विस चलती है, हमारी TCP चलती है. हाँ, डेस्क में भी नेटवर्क की प्रॉब्लम आता है तो भी प्रॉब्लम आती है, वो भी यूज करते हैं. ठीक है, मैसेज भी करते हैं. चलिए फोन के थ्रू आप मैसेज कर रहे हैं विद इंटरनेट, तो क्या मैसेज पे जाता है ना, वहाँ भी यही हो जाता है. समझ में आ गया, कोई डाउट अभी, क्लियर है अभी. ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है. तो ट्रांसपोर्ट लेयर कितनी सर्विस करता है, दो. कौन कौन सी, TCP और UDP. TCP क्या कहता है, मेरी गारंटी है जो भी मैं लेकर जाऊंगा 100% लेकर जाऊंगा, यूज होती है. और UDP कहाँ पे यूज होती है, और ये ट्रांसपोर्ट लेयर कैसे आइडेंटिफाई करता है आपका डेटा पे, क्योंकि ये वीडियो की जा रही है डेटा ना, और ये वॉइस की जा रही है डेटा ना, और वहां पे किसकी जा रही है, मैसेज जा रही है ना. तो उसको समझ में आ रहा है ना कि मैसेज कौन लेकर आ रहा है, SMTP ले रहे, समझ में आ रहा है. और वहां पे क्या मिला उसको, पोर्ट नंबर. ले रहे, इतना भी समझ में आ रहा है. चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालें. चलिए कैसे सेगमेंट करता है थोड़ा सी दिखा देता हूं मैं फिगर में. देखें यहाँ पे, दो PC है, A और B. PCA ने मैसेज लिखा, क्या मैसेज लिखा है, हेलो हाउ आर यू. कंप्लीट सेंटेंस यही है. ट्रांसलेटर पे जाकर क्या हो गया,
सेगमेंट हुआ और कहां पे चला गया, पी के पास। ऐसे यही था, फिर दिखा रहा है सेगमेंट हुआ, फिर से हुआ सेगमेंट, यही था, इसके पास पहुंचा, लेकिन फिर देखे फिर क्या बता रहा है, हेलो हाउ आर यू। अब क्या लग रहा है उस पर, सीक्वेंस नंबर लगा ना, और सीक्वेंस नंबर लग के गया किसके पास, बीसी के पास, बीसीबी के पास, और बीसीबी के पास क्या रिसीव हुआ, ठीक है। अब पीसीबी क्या आएगा, उसको रीसेंबल, रीसेंबल कर रहा है, देखे क्या क्या, यही था ना मैसेज। अब टोटल मैसेज क्या उसको हो रहा है, कैसे हम कर रहे हैं, समझ में आ रहा है। और कंप्लीट मैसेज क्या है इसको, हेलो हाउ आर यू, समझ में आया। हाँ, एक फ्लो में जो भी जा रहा है जाने दो, भेजने दो, ठीक है। ये मैसेज गया ना, इस मैसेज को बोलते हैं सीआर मैसेज, क्या बोलते हैं इसको, सीआरसी मैसेज, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर पे क्या आपका डेटा हो गया था, सेगमेंट, एप्लीकेशन लेयर डेटा, प्रेजेंटेशन लेयर डेटा, और सेशन लेयर पे डेटा। ऐसे ट्रांसपोर्ट लेयर पे क्या बन गया आपका, सेगमेंट गया, ठीक है। अब नेक्स्ट हेडिंग डालो, नेट लेयर। अब देखें नेट लेयर क्या बोला है कि नेटवर्क लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग बेस्ट पाथ फॉर द डेटा टू रीच डेस्टिनेशन, logical addressing work on this layer. Router is a network layer devices. It is divided into two parts, पहला routed protocol और दूसरा routing protocol। अगर आपको याद होगा तो मैं कौन सा डिवाइस पढ़ा रहा था आपको, तो मैंने बताया था तो वो डिवाइस बेस्ट पाथ भी प्रोवाइड करता है। कौन सा है, क्या बता रहा है यहाँ पे कि नेटवर्क लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग बेस्ट पाथ फॉर द डेटा टू रीच द डेस्टिनेशन। यानी नेटवर्क लेयर का काम क्या है कि जो भी डेटा इसके पास आए, इसको सक्सेसफुली बेस्ट पाथ के थ्रू डेस्टिनेशन तक डेटा को क्या कर दिया जाए, पहुंचा दिया जाए। लेकिन वो कराएगा कौन, तो डिवाइस। और डिवाइस कौन सी है, वो राउटर, क्योंकि राउटर कौन से लेयर पे काम करता है, नेटवर्क लेयर पे। अब समझ में आया, राउटर कौन से लेयर पे काम करता है, नेटवर्क लेयर पे। और नेटवर्क लेयर पे जो राउटर काम करता है, और राउटर के अंदर हम क्या देते हैं, आईपी एड्रेस। और कौन सी आईपी एड्रेस देते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, लॉजिकल एड्रेस या यूनिक एड्रेस। तो क्या बता रहे हैं कि लॉजिकल एड्रेस वर्क्स ऑन दिस लेयर, यानी इस लेयर पे कौन सी एड्रेस काम करती है, हमारी लॉजिकल एड्रेस। क्योंकि हम यहाँ पे जो डिवाइस यूज करते हैं राउटर, उसके अंदर हम क्या देते हैं, आईपी एड्रेस, और आईपी एड्रेस को ही हम क्या बोलते हैं, लॉजिकल एड्रेस। क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि राउटर इज ए नेटवर्क लेयर डिवाइस, और राउटर ही क्या है, आपकी नेटवर्क लेयर डिवाइस। क्लियर है। नीचे क्या बता रहा है कि इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, और इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला क्या है, राउटेड प्रोटोकॉल, और राउटेड प्रोटोकॉल के अंदर एग्जांपल क्या दिया हुआ है आपको, आईपी, आईपीएक्स, एप्पल टॉक। दूसरा क्या दिया है, राउटर प्रोटोकॉल, राउटिंग प्रोटोकॉल में एग्जांपल क्या दिया है, रीप, आईजीआरपी, ओएसपीएफ और ईजीआरपी। अच्छा, राउटेड और राउटिंग में डिफरेंस क्या बता सकते हैं, हो चुका है, ईडी वही लगता है ना जहां पे हो चुका है, और आईएनजी जो हो रहा है, समझ रहे, जो हमें करना है ना। तो क्या बता रहा है कि राउटेड प्रोटोकॉल ये पहले से आपके पीसी में हो चुका है, आपको करने की जरूरत नहीं है। जिसमें से हम क्या यूज करते हैं, आईपी, आईपीएक्स, एप्पल टॉक पहले यूज होता था पहले के डिवाइसेस में, लेकिन अब ये यूज नहीं होता। अब हम क्या यूज करते हैं, सिर्फ और सिर्फ आईपी। और आईपी के कितने वर्जन है, दो, एक आईपी वर्जन 4, एक आईपी वर्जन 6। तो अभी हम सिर्फ यहाँ पे आईपी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जो राउटेड प्रोटोकॉल है वो कौन सा हम यूज करते हैं, आईपी। उसके बाद क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि राउटिंग प्रोटोकॉल, राउटिंग प्रोटोकॉल कौन सी है, रिप, आईजीआरपी, ओएसपीएफ, ईआईजीआरपी। ये हुआ नहीं है, ये आपको करना है, ये आपको क्या करनी है, करना है। ये हुआ नहीं है, लेकिन पढ़ना हमें यही है, करना तो है, पढ़ना भी यही है, क्योंकि हम राउटिंग ही पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं, राउटिंग ही पढ़ने वाले हैं। तो कौन कौन सी राउटिंग पढ़ने वाले हैं हम, रिप भी पढ़ने वाले हैं, ओएसपीएफ भी पढ़ने वाले हैं, ईआईजीआरपी भी पढ़ने वाले हैं। आईजीआरपी का अपग्रेडेड वर्जन है ईआईजीआरपी, इनहांस इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। नेटवर्क लेयर फिर से रिपीट करते हैं, क्या कह रहा है कि नेटवर्क लेयर का काम है, the network layer is responsible for providing the best path for the data to reach destination. Logical addressing work on this layer. Router is a network layer device. It is divided into two parts, routing protocol और दूसरा routed protocol.
राउटिंग प्रोटोकॉल के अंदर क्या आता है, आईपी, आईपीएक्स एंड एपरटॉक, और राउटिंग प्रोटोकॉल में क्या आता है, रीप, आईजीआरपी, ओएसपीएफ एंड ईआईजीआरपी। क्लियर है? अभी समझ में आ गया? तो अगर कोई पूछता है कि राउटर कौन सी लेयर की डिवाइस है, तो कौन सी लेयर की डिवाइस है, लेयर 3 यानी नेटवर्क लेयर की डिवाइस है। नेटवर्क के मतलब कि इस लेयर पे हम आईपी से रिलेटेड काम करते हैं। यानी नवीन का काम क्या था, सोर्स और डेस्टिनेशन मेंशन करना, टू और फ्रॉम लगाना। यानी नेटवर्क लेयर पे जो भी पैकेट्स आते हैं उस पे ये क्या मेंशन करता है, टू और फ्रॉम लगाकर, और बेस्ट पाथ प्रोवाइड कराता है। क्लियर है? समझ में आ रहा है अभी? चले नेक्स्ट हेडिंग डालें। अब देखिए जैसे नेटवर्क लेयर पे आया, क्या पैकेट, यानी सोर्स और डेस्टिनेशन लग गया, तो क्या बन गया, कंप्लीट पैकेट बन गया। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डाले, डेटा लिंक लेयर। हो गया? देखिए क्या बता रहा है डेटा लिंक लेयर, कि डेटा लिंक लेयर इज डिवाइडेड इनटू टू सब लेयर। यानी डेटा लिंक लेयर को दो सब लेयर में क्या कर दिया गया है, डिवाइड कर दिया गया। पहला क्या है, एलएलसी, लॉजिकल लिंक कंट्रोल, इट टॉक अबाउट वैन प्रोटोकॉल, पीपीपी, एचडीएलसी एंड फ्रेम रिले। यानी जो डेटा लिंक लेयर पे है उसको दो सब लेयर में डिवाइड किया है। पहला एलएलसी यानी लॉजिकल लिंक कंट्रोल, और ये किसकी बात कर रहा है, वैन की बात कर रहा है, यानी आईएसपी की बात कर रहा है। ये लोकल एरिया नेटवर्क की बात नहीं कर रहा है। यानी वहां पे जो हम प्रोटोकॉल यूज करते हैं, यानी जो हमारी डेटा पे चलती है प्रोटोकॉल, वो कौन सी है, तो पीपीपी, एचडीएलसी और फ्रेम रिले। तो ये तो बात की बात है, ये तो हम लोग को टॉपिक में नहीं है। ठीक है, नीचे है मैक एड्रेस, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। क्या है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। मैक एड्रेस किसके अंदर होता है, एनआईसी के अंदर। किसके अंदर होती है हमारी मैक एड्रेस, एनआईसी के अंदर। तो क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि इस टॉक अबाउट फिजिकल एड्रेस, इट इज अ 48 बिट एड्रेस, और ये 12 डिजिट हेक्साडेसिमल नंबर में होता है। क्या बता रहा है कि जो मैक एड्रेस है उसी को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल एड्रेस बोलते हैं। और बात करते हैं फिजिकल एड्रेस है ये, और जो फिजिकल एड्रेस होता है वो कितनी बिट की होती है, तो 48 बिट की होती है। और कितनी डिजिट की होती है, तो 12 डिजिट की होती है। इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर एरर डिटेक्शन। यानी ट्रांसपोर्ट लेयर का काम क्या है, एरर को डिटेक्ट करना। इसका काम क्या है, दीपक यही करते थे ना, पैकेट को चेक कर रहे थे कि पैकेट खुला तो नहीं रह गया। ऐसा तो नहीं है किसी पे सोर्स और डेस्टिनेशन नहीं लगा है, ऐसा तो नहीं है किसी पे सीक्वेंस नंबर न लगा है। ये क्या कर, एरर को डिटेक्ट करे। एक होता है एरर करेक्ट करना और एक होता है एरर डिटेक्ट करना। एरर करेक्ट करना का मतलब मुझसे गलती हुआ, फिर से मैं उसको सही कर रहा हूँ। सही करने के बाद अगर दूसरा उसमें से गलतियां निकाल रहा है तो वो क्या कर रहा है, उसमें डिटेक्ट कर रहा है। तो डेटा लिंक लेयर पे क्या होती है, एरर की डिटेक्शन भी होती है। और क्या बता रहा है कि डिवाइस वर्किंग ऑन डेटा लिंक लेयर और स्विच ब्रिज एनआईसी। यानी यहाँ पे जो डिवाइस काम करती है वो कौन सा लेयर है, तो लेयर डेटा है। और यहाँ पे डिवाइस जो काम करती है वो कौन सी डिवाइस है, तो स्विच है, ब्रिज है और एनआईसी है। इसलिए मैंने स्विच बताया था आप लोगों को, तो क्या बोला था, तो स्विच की कैटेगरी तीन होती है, एक लेयर 2 और एक एमएलएस जिसको मल्टी लेयर स्विच बोलते हैं, और एक नेक्सस जिसको हम डेटा लिंक लेयर डेटा सेंटर में यूज होती है। क्लियर है? तो इसीलिए हमने आप लोग क्या बोला था कि स्विच लेयर 2 की डिवाइस है। लेयर 2 का मतलब आप समझ में आ गया तो किसकी बात हो रही है, यानी स्विच जो है डेटा लिंक लेयर पे काम करता है, और इसीलिए हम इसको कौन सी डिवाइस कहते हैं, लेयर 2 की डिवाइस कहते हैं। क्लियर है? और जो लेयर 2 की डिवाइसेस होती है वो किस पे काम करती है, मैक एड्रेस पे। क्योंकि यहाँ पे क्या बता रहा है कि ये फिजिकल एड्रेस पे, यहाँ पे जो काम होती है वो फिजिकल एड्रेस की होती है, और जो यहाँ पे डिवाइस काम करता है वो स्विच। और स्विच पे भी किस पे काम होती है, आपकी मैक एड्रेस पे, क्योंकि स्विच क्या जनरेट करता है, मैक एड्रेस टेबल। क्लियर है? समझ में आया अभी, डाउट अभी? चले तो नेक्स्ट हेडिंग डाले आप, फिजिकल। लेकिन जैसे ही डेटा लिंक लेयर पे आया नेटवर्क लेयर से, तो नेटवर्क लेयर पे क्या था, पैकेट। डेटा लिंक लेयर पे आते ही वो क्या बन गया, एक कंप्लीट फ्रेम बन गया। तो चेक हो गई ना, अब ये कोरियर हो सकती है, अब ये जा सकती है। यानी कंप्लीट क्या बन गया, ये फ्रेम बन गया। तो नेक्स्ट हेडिंग डाले फिजिकल, यानी किसके पास जाएगी, आप पियून के पास। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग डाले आप फिजिकल लेयर। लिखे, हो गया? चले देखे इधर, फिजिकल लेयर क्या बोल रहा है कि फिजिकल लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड प्रोड्यूसर चेक। डेटा will be converted into binary 0 or 1. Data will be in the form of electric pulse if it is coaxial or twisted pair cable, and in the form of light if it is fiber optical cable. Devices working at physical layer are hub, repeater, cable and modem. क्या बता रहा है कि जो भी फिजिकल लेयर के पास डेटा आता है उसको सबसे पहले कन्वर्ट करता है, किसमें कन्वर्ट करता है, 0 और 1 यानी बाइनरी में। हाँ, कोई भी पहले इसके पास डेटा आया तो सबसे पहले उसको किस में कन्वर्ट करेगा, बाइनरी में। और बाइनरी का डिजिट क्या होती है, 0 और 1।
उसके बाद ये चेक करता है कि जिससे मैं लेकर जाऊंगा डेटा, क्या वो कोएक्सियल केबल है, क्या वो ट्विस्टेड पेयर केबल है। अगर कोएक्सियल केबल है, ट्विस्टेड पेयर केबल है, तो फिर उसको इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में चेंज कर देगा। किसमें चेंज कर देगा? इलेक्ट्रिक पल्स कह ले या इलेक्ट्रिक सिग्नल्स कह ले, उसको इलेक्ट्रिक पल्स में चेंज करेगा और फिर उस डेटा को लेकर चला जाएगा। अगर उसी के जगह पे फाइबर ऑप्टिकल केबल लगा है तो उसको लाइट फॉर्म में चेंज करेगा और फिर उस डेटा को लेकर चला जाएगा। समझ आ रहा है? उसके बाद जो यहाँ पे इस लेयर पे डिवाइस काम करती है वो आपकी मोडम, हब और रिपीटर और केबल करती है। क्लियर है? समझ में आ गया अभी? चलो, लेकिन ले जाने से पहले वो किस में चेंज करता है? फिर बाइनरी में ही चेंज करता है। याद रखना, कोई भी डेटा है उसको बाइनरी में पहले चेंज करेगा। उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि केबल कौन सी लगी हुई है, उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में चेंज करनी है या लाइट के फॉर्म में चेंज करनी है, फिर वो डिसाइड होगा। क्लियर है? इतना भी क्लियर है? एक और छोटा सा फिगर है, उसको बनाए। दिख रहा है ना सबको? अगर कंप्यूटर हटा दो तो चलेगा या दिखना चाहिए कंप्यूटर भी? ऊपर कंप्यूटर बना ले, इतना तो समझ में आ जाएगा ना। ऊपर कंप्यूटर है एक, ठीक है। और फिर मैं थोड़ा सा इसको स्क्रॉल कर देता हूँ कि आपको फ़ॉन्ट बड़ा सा दिख जाए। ठीक है, अब लो देख लो। कहा जाता है कि जो व्यवसायी है पूरी नेटवर्क की बेस है। जैसे घर बनता है ना, तो घर का बेस पहले देखते हैं ना कैसा है, वैसे ही ये बेस है। हाँ बिल्कुल। देखिए कैसे काम करता है यहाँ पे कि 3 लेयर तक तो आपको पता है कि यह क्या है आपकी एप्लीकेशन लेयर पे हमारे क्या आती है? डेटा। प्रेजेंटेशन लेयर पे क्या है हमारी? डेटा। सेशन लेयर पे क्या है हमारी? डेटा। लेकिन जैसे ट्रांसपोर्ट लेयर पे गए तो डेटा ही तो गया है ना आपका। ट्रांसपोर्ट लेयर पे भी क्या गया है? डेटा। बट जैसे ट्रांसपोर्ट लेयर पे गया, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर ने डिसाइड कर लिया कि ये टीसीपी के थ्रू जाएगा। हेडर लगा दिया कि स्टैंप लगा दिया, ये डेटा किसके साथ जाएगा? टीसीपी के सर्विस के साथ जाएगा। और उसने क्या कर दिया था? उस डेटा को सेगमेंट कर दिया था। समझ में आया? अब जो डेटा है सेगमेंट होकर कहां पे आया? नेटवर्क लेयर पे। कहां पे आ गया? डेटा ही है, लेकिन नेटवर्क लेयर को पता है कि ये डेटा है। नेटवर्क लेयर को ये भी पता चल गया कि ये टीसीपी के थ्रू जाएगा। पर नेटवर्क लेयर ने यहाँ पे किसका हेडर लगा दिया? आईपी का, यानी सोर्स और डेस्टिनेशन देख लिया, मेंशन कर लिया अपना, और कंप्लीट क्या बना दिया? एक पैकेट बना दिया। तो मेरा भी उसके बाद जैसे ही डेटा लिंक लेयर के पास आता है तो सबसे पहले डेटा लिंक लेयर एक टैग मेंशन करता है जिसको बोलते हैं फ्रेम चेक सीक्वेंस। क्या बोलते हैं? फ्रेम चेक सीक्वेंस। यानी एफसीएस का एक टैग लगाता है कि ये फ्रेम चेक हो गया है, क्योंकि डेटा लिंक लेयर क्या कर रहा है? एरर को डिडक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? एरर को डिडक्ट कर रहा है, यानी डिडक्ट कर रहा है कि इस फ्रेम के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसने क्या लगा दिया? फ्रेम चेक सीक्वेंस का टैग लगा दिया। आपका डेटा ही है, इसको भी पता है कि टीसीपी के थ्रू जाएगा। आईपी का हेडर भी लगा हुआ है। इसमें कौन सा हेडर लगा दिया? अपना मैक का, यानी फिजिकल हेडर मेंशन कर दिया। और एक कंप्लीट क्या बना दिया? आपका फ्रेम बना दिया। और ये कंप्लीट फ्रेम किसके पास आ गई? फिजिकल के पास आ गई। किसके पास आ गई? और फिजिकल ने इसको क्या किया? डिजिटल सिग्नल्स में इसको कन्वर्ट कर दिया। और उसको सबसे पहले बाइनरी में किया, और बाइनरी से डिजिटल में किया, और डिजिटल से कन्वर्ट करने के बाद वो क्या कर दिया? उसको ट्रांसमिशन, यानी किसी केबल के थ्रू उसको क्या कर दिया? ट्रांसमिट कर दिया। समझ में आ गया साई? कोई डाउट है अभी किसी को? नहीं है तो टीसीपी पढ़ा होगा आप लोगों ने तो ये भी समझा होगा। नहीं समझा होगा तो कल थोड़ा सा टीसीपी का इंट्रोडक्शन दे देंगे, उसको बता भी देंगे कैसे काम करता है और इनमें उनमें क्या डिफरेंस है। हाँ आपने पढ़ा है, फिर समझ गए होंगे कि टीसीपी और इस फर्क नहीं है। सिर्फ फर्क किसकी है? लेयर्स की है और नेम्स की है। सेम दोनों ही एज इट इज काम करते हैं आपको। टीसीपी बस सिक्योर है क्योंकि वो आईपी के साथ मिलकर काम करता है, ठीक है, इसलिए उसमें सिक्योर आईपी आइडेंटिफाई करता है एड्रेस। हाँ जी बिल्कुल, अभी समझ में आ गया ये? कोई डाउट किसी को? चलो अच्छी बात है, डाउट